अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज से बहुत बरस पहले एक मेरा लेक्चर था जो मैंने अपलोड किया, जिसका टाइटल था लर्निंग हाउ टू लर्न। उसको 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसके सब टाइटल्स के साथ देखा गया। आज की वीडियो भी एक पुराना लेक्चर है और इसको आप उस लर्निंग हाउ टू लर्न का पार्ट 2 समझ सकते हैं। ये मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन है। मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ असातिज़ा के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद होगा। आई वुड लाइक टू से इट इन इंग्लिश एज वेल because there was a demand that such activities should be uploaded related to teaching. There was a lecture entitled Learning How to Learn, which I uploaded many years back. This present video should be considered as part 2 of Learning How to Learn. This will be very useful not only for the teachers but also for the students. It's a bit long because it was a teaching session, but I hope you will find it useful. आप हैरान होंगे कि आपको क्यों बुलाया मैंने इस वक्त। आपका ख्याल है क्यों बुलाया, बताइएगा जरा। एनी आइडिया? आपके ख्याल में किस लिए बुलाया मैंने आपको? कोई प्रॉब्लम होगा जो शेयर, और कोई आपका जैदी साहब कोई मैसेज कन्वे करने के लिए? असल में मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया कि आप जो हैं, यू आर द बैकबोन of the basic sides teaching, and basic side teaching is the face of a medical college. जिस वक्त बच्चे आते हैं ना, आप याद कीजिए जो आपके एनाटॉमी के डेमोस्ट्रेटर थे, फिजियोलॉजी के अब थे, आप कहते हैं सर फलां थे, सर फलां थे, तो मैडम फलां थी, और वो फिर उनके अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जहाँ ये बहुत मुबारक वाली बात है, वहाँ ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी है। बिकॉज इफ़ वी क्रिएट अ बैड रोल मॉडलिंग, that bad role modeling will continue throughout, and if we create a good role modeling, this role modeling will continue with जिस घर में बाप और माँ के दरमियान लड़ाई होती रहती है ना, वो बच्चे कभी भी नॉर्मल ग्रो नहीं करते। जब बाप और माँ के दरमियान एक या बड़े बहन भाइयों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कन्फ्लिक्ट का जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा वो उन बच्चों पे पड़ता है जो छोटे ग्रो कर रहे होते हैं, और उनका जो नॉर्मल वैल्यू सिस्टम है वही एग्रेशन वाला डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब बाप हर बात गुस्से से करता है ना, तो बच्चा भी हर बात गुस्से से ही करता है। ठीक, तो चूंकि आप जो हैं वो बहुत ही अहम स्टाफ मेंबर हैं हमारे पूरे सिस्टम की, क्योंकि जब आपसे ग्रो करके स्टूडेंट्स वैन गो इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ फर्दर क्लिनिकल क्लासेस, तो वट एवर, आगे बेटा जल्दी से आप आगे आ जाइए, यहाँ जाइए, ये आगे आपके लिए जगह रखी हुई। सो जब आपसे स्टूडेंट्स यहाँ से सीख कर जाते हैं, और सीखने से मुराद ये नहीं है कि उनको एक्सिलरी आर्टरी की तमाम ब्रांचें आ जाती हैं, उनको कार्डियक साइकिल आ जाता है, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं ये बात सीखने की बात नहीं कर रहा, इसमें तो मुझे डाउट ही नहीं है आपकी कॉम्पिटेंसी के अंदर। जब वो आपसे सॉफ्ट स्किल्स सीख के जाते हैं, पेशेंस सीख के जाते हैं, टीम वर्क सीख के जाते हैं, नॉन एरोगेंट एटीट्यूड सीख कर जाते हैं, फॉरगिवनेस सीख कर जाते हैं, जब ये सारी चीजें वो सीख कर जाते हैं, तो वो फिर आगे उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ग्रूम करती हैं। अच्छा, हमारा जब मैं शुरू हुआ तो मैंने एक अपना माइंडसेट बना के कोशिश की कि मैं तमाम एरियाज़ को एड्रेस करूं। उसमें से एक एरिया था कि स्टूडेंट आते नहीं हैं, तो हमने उसको ना एक साइंटिफिकली स्टडी किया, और रीज़न फॉर एब्सटिनेंस ऑफ द स्टूडेंट्स का पूरा एक डाटा, ये पेपर इम्पैक्ट जर्नल के अंदर पब्लिश हो गया है, जो कि जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में, और मैं शेयर करूंगा आपके साथ जब वो इस दफ़ा के जर्नल में वो छपेगा। अच्छा, इसमें मैं आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट। ये जो आपको नजर आ रही है ना कॉजेज, ये स्टूडेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। अगेन दिस इज अ परसेप्शन विच मे बी रॉन्ग। देखिए ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ठीक आदमी नहीं है, इट्स अ परसेप्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ठीक आदमी नहीं है, और वाइस वर्सा एज वेल। तो ये है तो परसेप्शन, लेकिन बहरहाल परसेप्शन एंड यूजर की बहुत अहम होती है। देखिए ना, एक आप होटल में खाना खाया है, आप होटल के मालिक से कहते हैं खाना तो फजूल था बिल्कुल, वो कहता है सर बेहतरीन है, साफ सुथरा है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल काउंट विल बी द परसेप्शन ऑफ द एंड यूजर, राइट? सो आवर एंड यूजर्स आर एक्चुअली आवर एंड यूजर्स आर आवर पेशेंट्स। तो पेशेंट्स तो मुल्तमिन नहीं है डॉक्टरों से। अब आप देख लीजिए, हमारे पेशेंट्स तो कहते हैं उनका अखलाक ठीक नहीं होता, वो तवज्जो नहीं देते, वो बदतमीजी करते हैं, वो रूड होते हैं। अगेन इट्स अ परसेप्शन, लेकिन इंटरमीडिएट एंड यूजर्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं।
तो ये स्टूडेंट्स की ये परसेप्शन है, और ये बहुत बड़ी स्टडी, ये थोड़े स्टूडेंट्स नहीं है, देयर आर एक्चुअली 3 क्लासेस के हमने क्रॉस सेक्शन लेके साइंटिफिक स्टडी की है, और फिर उनके फोकल ग्रुप डिस्कशंस भी की हैं सारी। तो ये वाली कॉजेज थोड़ी सी जो है ये स्टूडेंट्स ने अपने जिम्मे लिया है कि जी हम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से है। ये इन्वायरमेंट की कॉजेज हैं कि 300 बंदा कैसे बैठे, लेक्चर रात दोपहर को 1:30 बजे होता है, वहां से मेस बंद हो जाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट विच आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। और ये जो सारी कॉजेज है ना, इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली आर टीचर रिलेटेड। और एक स्टूडेंट ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा, उसने कहा कि व्हेन माय मामा कुक्स नाइस फूड all my siblings are on the dining table, but when cooked food is not fine, we try to find some junk food outside the home. अब ये जो है ना, ये बड़ी सीरियस इशू है। इन तमाम को मैंने साइंटिफिक एनालिसिस किया और उसके सेगमेंट्स निकाले, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें, अगर हम बिल्कुल ठीक भी हैं तो कम से कम हम अपने परसेप्शन को जरूर ठीक करना चाहिए। देयर इज समथिंग रॉन्ग। सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट एंड आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माई परसेप्शन। लोग समझते हैं कि मैं फाइनेंशियली करप्ट हूं, लोग ये समझते हैं, इसका मैं जिम्मेदार हूं अगर मैं फाइनेंशियली करप्ट हूं। अगर मैं नहीं हूं मगर लोग फिर भी समझते हैं, इसका भी मैं जिम्मेदार हूं। आई हैव डन समथिंग दैट माई परसेप्शन इज नॉट गुड। सो दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर परसेप्शन इन आवर एंड यूजर्स, राइट। उसके अंदर जब हमने डिटेल एनालिसिस किया, पहली बात तो यह है लैक ऑफ रोल मॉडलिंग। हम जो उनसे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं हम वो नहीं करते। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, और ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल इंप्रेशन है। मतलब इसमें मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूं, आप नहीं भी हो सकते, और मैं नहीं भी हो सकता है आप में से इसमें कोई भी इसमें ना हो। देयर इज अ प्रॉब्लम विद रोल मॉडलिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो बाकी बातें मैं तफसील में साथ आएंगी, जो चीजें हमें करने की हैं। जो देखें, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। आपको देखें, एक कायदे आज़म को ट्यूबरक्लोसिस हुई थी, ही वॉज एक्चुअली statesman of a country, but he died because of tuberculosis, could not be treated. मलेरिया का वबा फैली थी, millions of people they died, but now you hardly listen someone dying because of tuberculosis or malaria. कितनी चीजें सारी की सारी चेंज हो गई हैं। आइए सर जल्दी से, कितनी चीजें सारी चेंज हो गई हैं। इसी तरीके से the understanding of human information processing has totally changed nowadays. नॉलेज हमारे पास किस तरीके से आता है, हमारा दिमाग उसको किस तरीके से परसीव करता है, और आगे उसको किस तरह हमारे बिहेवियर में को कन्वर्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारा कंडक्ट कैसे होता है, दिस अंडरस्टैंडिंग इज टोटली चेंज्ड। अगर हम ये समझेंगे कि उसी कन्वेंशनल तरीके से स्टूडेंट से बात करके हम वही अचीव कर लेंगे, तो वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट कंटिन्यूएशन ऑफ दैट CME। ये सर आप जो थोड़ा देर से तशरीफ लाए हैं, मैं ये बता रहा था कि आप सब लोगों को सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए और शुक्रिया के लिए मैंने बुलाया है कि यू आर द बैकबोन। आप भी डेमोस्ट्रेटर हैं? अच्छा, तो हाँ, तो मैंने आपको लोगों को मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है कि थैंक यू वेरी मच कि आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे बेसिक साइट्स के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचिंग होती है, एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड। लेकिन उसके साथ हम सबको जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी, जो कि एक इम्पैक्ट जर्नल में अभी छपी है, जिसके नतीजे में हमने ये स्टडी किया था कि स्टूडेंट क्लासों में आते क्यों नहीं है। तो उसके नतीजे में ये पता लगा कि ये वाले फैक्टर्स हैं विच आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, ये वाले फैक्टर्स हैं विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड आवर टाइम टेबल एंड आवर अदर थिंग्स, एंड दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू टीचर्स। अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे के, और हमें जरूर अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा इन फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए, जिनमें लैक ऑफ रोल मॉडलिंग है, जिसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसमें लैक ऑफ इंटरेक्टिव टीचिंग प्रोसेसेस है, जिसमें लैक ऑफ हैविंग अ ट्रस्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स है। उनको एज एन एडल्ट ट्रीट करके उनके ऊपर ट्रस्ट करना, वो है सारी चीजें। तो मैं इंशाल्लाह आज ये जो एक दिस इज अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्लान, इस तरह की वर्कशॉप प्रोफेसर्स के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स के साथ भी हो चुकी है। तो मेरे जाती ख्याल के अंदर बेसिक साइड में तो बैकबोन डेमोस्ट्रेटर्स हैं, दे आर द मेन सेंट्रल पिलर। तो मेरा ये ख्याल था कि जो कुछ मेरी कुछ गुजारिशात हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। ये वो पेपर है जो कि छपा है, और मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कॉपी एकेडमिक काउंसिल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से परटेनिंग है, और ये मेडिकल एजुकेशन बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नल में छपा है, और बड़ी अलार्मिंग चीज़ें उसमें आई हैं। अच्छा, ये क्विकली कुछ चीज़ें जो आपको मालूम हैं। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ टीचिंग अ थिंग।
वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड एंड वी वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट इन अ स्टूडेंट। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए से हम उनको कन्वे करते हैं, राइट। नो मैं आपसे लेक्चर्स हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, क्लिनिकल सेशंस हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। अच्छा, ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनके अंदर एक सेंट्रल जो पिलर है ना, वो है लेक्चरिंग स्किल्स। इवन इफ इट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ टाइम व्हेन टीचर इज टॉकिंग एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, राइट। अच्छा, वो जितना ज्यादा दिलचस्प होगा, जितना ज्यादा पैलेटेबल होगा, जितना ज्यादा इंजॉयबल होगा, जितना ज्यादा शेयरिंग वाला होगा, उतना स्टूडेंट उसको इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। अदरवाइज आप अपने ऊपर देख लें, आप किसी लेक्चर में जाके बैठ जाएं, 5 मिनट में आपको जमाइयां आनी शुरू हो जाएंगी, अगर आपके मर्जी की वो टॉक नहीं होगी तो, राइट। अच्छा, अब ये भी सारे टेक्निक्स हैं जो सॉर्ट रोल मॉडलिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक। जब मुझे याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो किसी बात पर मेरी बीवी के साथ कोई थोड़ी हल्की सी रंजिश हुई, तो मैं ज़रा ज़ोर से बोला, तो मेरे वाले साहब ने कहा कि अब तुम्हारे घर में ना एक और बच्चा आ गया है जो कि तुम लोगों के एटीट्यूड से असरअंदाज हो रहा है, तो जो लड़ना हो तो दूसरे कमरे में जाके लड़ो। हम जब स्टूडेंट्स के सामने प्रॉपर रोल मॉडलिंग नहीं करते, और वो स्किल्स जो हम उनको सिखाना चाहते हैं हमारे अपने कंडक्ट में नहीं होती, और स्टूडेंट्स बड़े शार्प होते हैं, इनको पता होता है वार्ड में लॉबी बनी हुई है, इनको पता है डिपार्टमेंट के अंदर लॉबी बनी हुई है, कुछ लोग प्रोफेसर के साथ हैं, कुछ असिस्टेंट के साथ हैं, इनको पता होता है हमारी शॉर्ट जैसे बच्चों को नहीं पता होता इस बात का कि बाप की क्या शॉर्ट कमिंग और माँ की, वो अदब एहतराम की वजह से ना बोलें तो ना बोलें, लेकिन उनको पता होता है। रोल मॉडलिंग इज द मोस्ट। जब हम डिपार्टमेंट में आ जाते हैं ना, अगर हम खुद 11 बजे आते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं तुम क्लास में क्यों नहीं आते, कैसे आप इसको कन्वे कर सकते हैं, कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कभी भी देखना, बाप शाद को शराब पीता हो, सुबह बच्चे को खबरदार सिगरेट पी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, क्या उसका इंपैक्ट होगा इस बात का? तो एक रोल मॉडलिंग जो चीज हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, फर्स्ट वी हैव टू इम्प्लाई ऑन आवरसेल्फ। हम उनको पोलाइट होना सिखाते हैं, खुद उनके साथ अगर रूड होंगे वो पोलाइटनेस कैसे सीखेंगे? हम उनको सिखाना चाहते हैं कि वो माफ करने वाले बने, खुद हम माफ करने पर तैयार ना हो, और एक गैर हाजिरी फला नहीं करें, खुद हम उनको मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं। इसी तरीके से रोल प्लेस, पीयर टीचिंग, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें आप सेकंड ईयर को कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर को ये पढ़ाए, जिसको पीयर असिस्टेड टीचिंग कहते हैं। आपको एक बैच में से 4 बच्चे कमजोर नजर आ रहे हैं, तो आप उसी के दूसरे बच्चे को असाइनमेंट दे सकते हैं कि ही कैन और शी कैन लुक आफ्टर देयर थिंग। तो ये एक पूरा, इन सारों के ऊपर अलग अलग हम वर्कशॉप्स कराएंगे। इसी तरह ये सारी चीजें आपके इल्म के अंदर हैं। लेकिन आज हम जिस पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं वो है बुनियादी तौर पर हमारा लेक्चरिंग स्किल्स। लेक्चरिंग स्किल्स, तो जब आपने एक लेक्चर देना होता है, फर्ज करें आपने एक लेक्चर देना है, आप उसको कैसे प्लान करते हो? ये इम्तिहान नहीं हो रहा, जस्ट टू इनिशिएट। हाँ सर, अगर मैंने लेक्चर देना, डेमोस्ट्रेशन है सपोज, तो डेमोस्ट्रेशन में मैं पहले तो स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि आज हमने हमारा ये टॉपिक फॉर डिस्कशन है। उसके बाद थोड़ा सा लेआउट दे के ट्राई करती हूँ कि वो शेयर करें मेरे साथ, और फिर मैं उनको। देखिए, लिटरेचर ये कहता है कि आप जो चीज आपने पढ़ानी है ना, उसको आप पहले सोच के आए जी। ये ना सोचे कि मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी 30 साल से हूं तो अपेंडिक्स ही पढ़ाना है ना, तो मैं पढ़ा लूंगा, कोई बात नहीं। और उसको इस तरह डिवाइड कर लें, ब्रेक द सब्जेक्ट मैटर इनटू कंपोनेंट्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। कुछ बातें जैसे आपके सब्जेक्ट में फैक्ट हैं, फलां चीज मीडियल है, फलां चीज लेटर, ये तो फैक्ट है ना जो मेमोराइजेशन वाले हैं। कुछ इसके अंदर प्रिंसिपल हैं। इफ समवन विल हैव पेन इन द राइट इलियक फोसा एंड अलोंग विद हैव गॉट नो एनोरेक्सिया, most likely it will not be appendicitis. अब ये एक प्रिंसिपल है। Someone who has got an abscess has to have a fever. अगर एक पेशेंट को फीवर नहीं है और TLC रेज नहीं है तो कोई स्वेलिंग, मोस्ट लाइकली इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग नहीं है। अब ये प्रिंसिपल है, ये मतलब प्रिंसिपल है। और इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक? आप अपने पूरे लेक्चर्स को ना डिवाइड कर लें कि कौन सी चीजें इसमें से बहुत जरूरी हैं, जिसके बगैर ना वो इम्तिहान में पास होगा और जिसके बगैर ना हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, राइट? एंड डिसाइड व्हाट कंपोनेंट इफ द स्टूडेंट डोंट नो दे विल फेल, एंड टीच दोज कंपोनेंट फर्स्ट एंड द मोस्ट। यानी प्रायोरिटी, आपके टॉक के अंदर एक प्रायोरिटी बतानी जरूरी है। और ये लेक्चर थिएटर में दाखिल होने से पहले आपको पता हो कि ये 5 बातें तो इनको पता लगनी इस सिलसिले में जरूरी है। यू आर टीचिंग कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, इतना तो मैंने समझा के जाना है कि कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम का पेशेंट जो है उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी,
और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो तो क्या मैंने टेस्ट करने हैं और कैसे मैं उसको कंफर्म करूंगा और मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। ये 5 बाकी जिमनी बातें हैं सारी, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ये क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, जिमनी बातें। तो इसलिए लेक्चर प्रेपरेशन का बुनियादी तौर पर बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपके जहन के अंदर पहले एक खाका बना हुआ हो और वो खाका इसी पर हो। आपने खुद फैसला करके आना है कि ये 5 चीजें अगर आ गई ना तो मेरा पर्पस पूरा हो गया। तब आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और अगर वो जो 5 चीजें हैं उनको फिर आपने सबसे पहले बताना है और सबसे ज्यादा बताना है और सबसे ज्यादा मर्तबा बताना है। ओके, नाउ जो लेक्चर्स हैं उनके कुछ, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बाय द वे लेक्चर्स वगैरह आजकल बहुत कम लिए जाते हैं, बट वी हैव गॉट सम प्रॉब्लम। 325 स्टूडेंट्स, अब ये बहुत मूव चल रही है कि स्टूडेंट्स को 100 में किया जाए, मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, पता नहीं कब उस पर हम इंप्लीमेंट कर सकेंगे। लेकिन लेक्चर्स के कुछ गुड पॉइंट्स भी हैं। एक तो एक टाइम सेविंग होता है। देखिए ना, अगर आप मैंने वर्कशॉप एनाटॉमी में अलग करानी होती तो मुझे हर एक के साथ घंटा घंटा बोलना पड़ता। अब मैं आप सब दोस्तों के साथ 1-1 घंटे में सारा कर सकता हूं। दूसरा यह है कि लार्ज ऑडियंस कैन बी एड्रेस्ड, जनरल कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए जा सकते हैं, बेसिक नॉलेज किया जा सकता है। रिसोर्सेज बहुत, देखो ना, एक माइक चाहिए और आप कमरा चाहिए, उसमें कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके लेक्चर्स के गड़बड़ हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अटेंडेंस का। बट हम श्योर नहीं होते अटेंडेंस की। अच्छा, और दूसरा अटेंशन स्पैन जो है ना वो लोगों का बहुत कम होता है। अगर आप काम कर रहे हैं ना, आप 1.5 घंटा माइक्रोस्कोप पे काम करते रहे ना, यू विल हैव 1.5 घंटा अटेंशन स्पैन। लेकिन जब मैं बोली जा रहा हूं, आप चुप करके बैठे हुए हैं, तो मैं रेडियो में भी काम करता हूं, तो मुझे उन्होंने वहां बताया हुआ है कि 7 मिनट है मैक्सिमम अटेंशन स्पैन, 7 मिनट्स। अगर आपने 7 मिनट के अंदर अंदर कुछ और ना किया तो नो मैटर कि आप क्या भी मजेदार चीज सुना रहे हैं, अटेंशन खत्म हो जाएगी। 7 मिनट के बाद टीचर ने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ह्यूमन माइंड ये समझे कि वो लेक्चर खत्म हो गया, अब नया लेक्चर शुरू हो गया। वो मैं आपको बताऊंगा क्या, जिसको हम आइस ब्रेकिंग कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको भी कुछ सारी चीजें बताऊंगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है लेक्चर्स के अंदर कि अटेंशन स्पैन जो है ना वो हमारा पूरा नहीं होता। फिर ये कि आपको ये सरफेस और डीप लर्निंग में फर्क पता है सर? कोई दोस्त बता सकता है? देयर इज अ लर्निंग विच इज कॉल्ड सरफेस लर्निंग। सरफेस लर्निंग ये है कि एक फिक्रा बोलता हूं मैं, चिट्टा टट्टू टोया टप्पे टापो चिट्टे टटुआ। कहें सर? कहें जरा। चिट्टा टट्टू टोया टप्पे टापो चिट्टे टटुआ। कहो ना, चिट्टा टट्टू टोया टप्पे टापो चिट्टे टटुआ। कौन? कोशिश तो करें, कोई एक बंदा। लड़कियां शार्प होती हैं। चिट्टा, अरे बोलो, चिट्टा टट्टू टापो चिट्टे टटू। अब तेजी से कहो, चिट्टा टट्टू टोया टप्पे टापो चिट्टे टटुआ। एनीवन कैन से दैट? एनीवन कैन ट्राई? टापो चिट्टे टटू। अब आपको नहीं लर्न, अगर आप 5 मिनट और प्रैक्टिस करें तो आप सारे माशाल्लाह इसको बहुत खूबसूरती से बयान करना शुरू करें। नाउ दिस इज अ सरफेस लर्निंग, दिस इज अ सरफेस लर्निंग ओनली विच इज मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट। मुझे बताओ, व्हाट आर द 14 कॉजेज ऑफ पेन राइट इलिक फोसा? 14 का एक भी अगर तुमने गलत बताई ना तो तुम्हारे नंबर कट जाए। बताओ 14। एक्यूट एपेंडिसाइटिस, यूरिटेरिक कॉलिक, इसके अलावा इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा सॉस एब्सेस, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके अलावा साल्पिंजोवोफ्राइटिस, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, अब ये जो लर्निंग है दिस इज कॉल्ड सरफेस लर्निंग। वेयरएज देयर इज अनदर लर्निंग which is, अच्छा, दिस इज ऑन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द मेमोरी। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आते कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के साथ बन क्या रहा होता है, वो आपको बताऊंगा। अच्छा, जो लेक्चर्स है ना अमूमन इसमें सरफेस लर्निंग होती है। लोग जल्दी से नोट्स लिख रहे होते हैं, फैक्ट्स उनको याद होते हैं, 15 कॉजेस। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है डीप लर्निंग। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि पर्सन शुड बी एबल टू टेल अस 15 कॉजेज ऑफ पेन राइट इलिक फोसा। हमारा पर्पज है कि रात के 2 बजे एक आदमी ऐसे ऐसे करके आता है तो ही इज एबल टू डायग्नोज इट एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्यूट एपेंडिसाइटिस। नाउ दिस विल रिक्वायर डीप लर्निंग, नॉट सुपरफिशियल लर्निंग। तो लेक्चर अलोन कैन ओनली गिव अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर सरफेस लर्निंग। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये प्रॉब्लम होता है कि इसकी आउटकम बड़ा मुश्किल है। मुझे क्या पता कि आपको ये बात पूरी समझ में आई। 300 बंदा बैठा हुआ है, अब आपने एक पढ़ा, आपको क्या पता कि वो कोने वाला जो था क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक्सपर्टीज चाहिए। आप देखें, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए उतनी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल। लेकिन लेक्चरर रिक्वायर्स अ वेरी टॉप डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज। और लिटरेचर ये कहता है कि इफ दैट एक्सपर्टीज आर अवेलेबल
then there is no alternate to lecture. लेकिन उस तरह की स्टैंडर्डाइज एक्सपर्टीज अचीव करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए लेक्चर्स का ये एक नेगेटिव पॉइंट समझा जाता है, राइट? तो ये हम बेसिकली अगले कुछ देर में डिस्कस करना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और बोर तो नहीं अभी महसूस कर रहे हैं आप? हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम अच्छा लेक्चर कैसे दें, ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह इसका एक फीडबैक सिस्टम होगा। मैं कोशिश करता हूं, कुछ आप लोगों के लेक्चर्स में पीछे आके बैठता भी हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि उसमें हम आपस में शेयर करके एक दूसरे से सीखें। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ईमानदारी से बताइएगा अपने MBBS को याद करके, ईमानदारी के साथ, प्लीज रिकॉल योर होल एकेडमिक कैरियर, वेयर डिड यू लर्न द मोस्ट? आप जो भी हैं, एनाटॉमी के हैं, गायनी के हैं, कुछ भी हैं, जो भी हैं, या फिजियोलॉजी के हैं, आपने 5 साल में सबसे ज्यादा कहां सीखा था? वार्ड में। आपने कहां सीखा था? वार्ड में। आपने वार्ड। अच्छा, बेसिक साइड पर सिर्फ गौर कीजिए, 3rd ईयर के स्टूडेंट तक, वहां तो वार्ड नहीं थी ना? सबसे ज्यादा कहां सीखा था? डेमोन्स्ट्रेशन में, ट्यूटोरियल्स में, प्रैक्टिकल के अंदर। अच्छा, अब जब हमने कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज से पूछा है ना, अपने स्टूडेंट से पूछा है, ये तो आपकी राय है ना, हमने जो हमारी स्टडी में जब पूछा तो स्टूडेंट्स ने ये कहा है, सर इन माई रूम, अक्सरियत, ये बेटा जरा चुप, अक्सरियत ने ये कहा है इन माई रूम, कुछ ने कहा है इन लाइब्रेरी, कुछ ने कहा है थ्रू नेट, क्योंकि उस जमाने में नेट इतना नहीं होगा, कुछ ने कहा डिस्कशन विद द फ्रेंड्स, कुछ ने कहा है वार्ड्स। इस सारे में किसी ने भी लेक्चर का नाम नहीं लिया कायदे-आज़म ने, हैरान होंगे। दिस डाटा वाज फ्रॉम 742 स्टूडेंट्स, किसी एक ने भी नहीं कहा मैंने लेक्चर्स में सीखा है। इट्स मतलब फॉर मी इट्स अ बिग शेम। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए, आप अपना एकेडमिक कैरियर सोचिए और ये कहिए कि जो हमारा लेक्चरिंग एनवायरनमेंट था वो कैसा था? एक लफ्ज बयान कीजिए कोई। लेक्चर में आप क्या महसूस करते थे? बोरिंग, 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 टोटली बोरिंग, बोरिंग, दहशत, कोई और वर्ड डिफरेंट फ्रॉम बोरिंग? डिपेंड्स अपॉन द टीचर। आपका क्या ख्याल है, टोटल लेक्चरिंग एनवायरनमेंट क्या था? बहुत अच्छा था। आसिफ साहब का आज याद है, सिर्फ अटेंडेंस। अच्छा, अब जरा देखिए कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है, ये पिछले कुछ महीनों तक का डाटा है। उन्होंने ये कहा है, ओ जो आपने कहा था, अक्सरियत ने कहा बोरिंग, कुछ ने कहा लॉन्ग, यार ये काम नहीं कर रहा, कुछ ने कहा टायरिंग, कुछ ने कहा लर्निंग, कुछ ने कहा लर्निंग स्टिल, कुछ ने कहा टीचर टॉकिंग वी स्लीपिंग, कुछ ने कहा सम आर गुड मोस्ट आर नॉट। सम आर गुड, जैसे आपने कहा, मोस्ट आर नॉट। मोस्ट मीन कौन? मतलब सम आर गुड, दीज टू आर गुड एंड वी आर नॉट। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स टोल्ड अस। सम आर गुड, मोस्ट आर नॉट। सम ने कहा वेस्ट ऑफ टाइम, सम ने कहा इंफॉर्मेशन, सम ने कहा अननेसेसरी। तो इसलिए माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, brothers and sisters, sons and daughters, this is too much alarming, right? And we have to learn, आखिर कुछ ने तो कहा ना learning, we have to change ourselves and we have to learn those skills which are important, ताकि ये पूरी ग्राफिक स्टडी चेंज हो। और इसमें आप जितना मर्जी कहते रहें कि स्टूडेंट बदतमीज हैं, स्टूडेंट नहीं कर रहे, होंगे वो सारी बात, लेकिन आप याद रखिए ये वो लोग हैं जो 1100 नंबर लेकर आए हुए हैं। और अब थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के हिसाब से देखें, क्या आपके सारे बच्चे आइडियल हैं? लेकिन जो नहीं भी आइडियल हैं, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? क्या इस बात पर छोड़ देते हैं उनको, बदतमीज ने? कभी आप छोड़ देते हैं? कभी आपके घर में किसी टीचर का फोन आया है या मैसेज आया हो कि ये बच्चा 4 दिन से क्लास में नहीं आ रहा, तो व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? क्या कहते हैं, ये क्लास में नहीं आ रहा, इसको रेस्ट्रिकेट कर दो, मेरे बेटे को आने की जरूरत नहीं। और घर में आप कहते हैं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर निकल जाओ। यू नेवर डू दैट। यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दैट। फिर उसको बुला कहते हैं बेटा बताओ तुम्हें क्या करें, क्या करें। ऑल दीज चिल्ड्रन, इफ यू थिंक दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, if you think that they are responsible for
this problem, then again it is our responsibility to talk to them like adults and try to sort out their problems. If their understanding is wrong, it is our responsibility to make them understand that their understanding is wrong. But where it is our fault, we have to actually keep our ego away. And I can give you one example today. आज ये हुआ, कुछ बच्चों की लड़ाई हो गई थी यहाँ, और बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, तो एक 4th ईयर के 4 लड़कों ने एक लड़के को मारा था. मैंने इमीडिएटली आई कॉल टू हिज पेरेंट्स, और आज वो तीनों आ गए और आके कहने लगे सर आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, और आपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया. हमारे पेरेंट्स में हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो कसूर नहीं था, वो तो दूसरे लड़के ने गलत किया. अब इसमें क्या रिएक्शन मुझे करना चाहिए था? उसने कहा सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, ऑनेस्टली आपने हमें सुना ही नहीं. आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए था इसके ऊपर? बीइंग प्रिंसिपल, व्हाट आई डिड, मैंने कहा बेटा अगर आपकी गलती नहीं थी और मुझसे मैंने ओवरडू किया और जल्दबाजी में की है, आई विल टेक यू टू होल ऑफ क्लास and I will render an unconditional apology to you, to all 3 of you. If I did it hastily, and if it is my mistake, and our disciplinary committee just, confirm कर दे, तो मैं आप सारी क्लास में जाके आपसे माफ़ी मांग लूँगा. आपके ख्याल में बच्चों पे क्या रिएक्ट होगा इसका? पॉजिटिव. नहीं सर नहीं, इमीडिएटली ना दे फलाना. बट वट आई सेड वॉज फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट. देखिए अगर वो एडल्ट हैं, अगर मैंने उनके साथ ज्यादती की है, I am responsible for it. And this will be a golden opportunity to convey to whole of the college that look, forgiveness is the main power. When principal will say, I really ask your apology from all of you because I should not have done it, this will be the strongest message to them. Right? तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारी परसेप्शन है इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं. चाहे ये गलत है चाहे सही है, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल. तो इसमें अब हम कोशिश करते हैं कि लेक्चरिंग के बारे में मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, और आई एम श्योर और वो गाने सुनने लग जाते हैं या फिर करते कुछ लोग करने लग जाते हैं, तो व्हाट इज द रीजन? उससे क्या रीजन पूछे भी आप गाने क्यों सुन रहे हैं आते बैठते? ओके, आप फर्ज करें वो जो लड़का है वो आपका सखा बेटा है, फिर आप क्या करेंगी? Exactly do the same thing which you'll do to your son. Exactly. I'm not guiding you what do you do. You will try to understand that why he is misbehaving. Whatever you want, whatever you think you can do. अच्छा, वो आपका थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगा ना? क्यों भला? उसके नहीं, आपका अपना बेटा करेगा. तो इसलिए कि आपके बेटे का मान है एक मां वाला, उसको भी आप थप्पड़ मार सकती हैं अगर आपने मां वाला मान पहले क्रिएट कर लिया है. That's what I'm saying. आप उसके साथ वही सलूक करें जो अपने बेटे के साथ करेंगी, लेकिन पहले वो वाला मान डेवलप करना जरूरी है. नहीं समझेगा, उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म शुरू करनी पड़ेगी. इट इज अ स्लो प्रोसेस. मदर इज नॉट जस्ट अ नाउन, इट इज अ वर्ब. मदर इज नॉट अ नाउन, इट्स वर्ब. मां करना. And mothering is not only for women. A man can also mother a child. मदर एक सिफ्त के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं. यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो जो बच्चा है ना, जिस बच्चे ने हेडफोन लगाए हुए हैं, कल को उसने मेरा बाईपास करना है, कल को मेरी टूटी हुई टांग को उसने जोड़ना है. ये बुनियादी तौर पे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं. उस तरह की लेवल ऑफ रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर एंड द स्टूडेंट. इट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब, but our character, our role modeling will always speak for that. मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं. We have to develop a relationship with our students of that level कि जिसमें आप थप्पड़ भी मार दो तो वो कर ले. मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम थप्पड़ मारना चाहिए, but there is an answer to it. And please, आपको मेरे पिछले 1 साल के कॉन्डक्ट से ये बात लगा होगा, I don't believe in punishment. And this is with evidence. Punishment never sorts a problem at all. If we go up to the level of a punishment, इसका मतलब यह कि उससे पहले हमने अपने तमाम सिस्टम एग्जॉस्ट कर लिए हैं. तो मैं ये नहीं कहता कि लीगली आपको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. आखिर एक आदमी जिसने कत्ल किया है, जिसने वो ज़ैनब बच्ची के साथ ज्यादती की है, तो आप ये तो नहीं कह सकते उसको पनिशमेंट नहीं देनी. बट बिफोर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ पनिशमेंट, वी हैव टू एग्जॉस्ट ऑल आवर अदर आर्मामेंटेरियम्स, विच इज फीडबैक, विच इज काउंसलिंग, विच इज मेंटोरशिप, विच इज एडवाइस. And after that we come to a penalization of something. देखना, एक बच्चा आ रहा है जिसने माई किया है, it will be very difficult for you to swallow it. It is very insulting attitude.
बेटा क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप क्लास के बाद मेरे पास आएंगे, थोड़ा सा मैंने आपसे बात करनी है, एंड टेक अ प्रोफेशनल काउंसलर विद यू। वी हैव गॉट 8-9 काउंसलर्स जो हमारे यहाँ, जिनका हमने नाम डिस्प्ले किया हुआ है, कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा आई वांट टू जस्ट डिस्कस विद यू। आर वी विलिंग टू स्पेयर सच सो मच टाइम कि हम उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आपका आधा घंटा उसके साथ जो बैठने का प्रॉब्लम होगा, आप देखिएगा दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और इसको अब आप कॉन्ट्रेरी प्ले करें, क्यों किया, खड़े जाओ, क्या नाम है, क्या तुम्हारा रोल नंबर है, मैं तुम्हें इम्तिहान में देख लूंगा, that is not going to affect him. That is not going to affect him at all. By the way, मुझे बीच में याद आ गई बात, मेडिकल एजुकेशन के अंदर सबसे बुरी हरकत जो एक टीचर कर सकता है, वो ये कह सकता है मैं तुम्हें इम्तिहान में देख लूंगा। ये ज़िमनी तौर में आई, अरे बहुत करते हैं मेरे पास तो रोज आते हैं ना बच्चे जी, मुझे कहते हैं इससे ज्यादा ये क्रिमिनल टीचिंग का हो नहीं सकता कि यू थ्रेट अ स्टूडेंट फॉर द एग्जाम। और कोई भी टीचर ऐसा करता नहीं है, बट व्हेन दैट पेशेंट दैट स्टूडेंट विल फेल बिकॉज ऑफ हिज ओन और हर ओन रीजन, ये कहे मुझे याद है ना क्लास में एक दो मुझसे नाराज हो गई थी मैडम, बस मैडम नाराज होगी मुझे करती। ये कहना कि मैं तुम्हें इम्तिहान में देख लूंगा, इससे बड़ी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। एनीवेज लेट मी कंटिन्यू, बीच में कहीं अड़ गए। देखिए ये है, ये बेसिकली कलेमा है, ये कलेमा है उसका एजुकेशन का, एंड दिस कलेमा हैज टू बी स्ट्रेट बिफोर। वो ये था कि लर्निंग गोल बनाओ, लर्निंग एक्सपीरियंस सिखाओ और उसका इम्तिहान ले लो और यहां खत्म कर दो। और उसके आगे एक लफ्ज मैंने लिखा था, होप फॉर द बेस्ट। हम जिस सिस्टम से पढ़े हैं वो ये है कि लर्निंग गोल हो, आपने एनाटॉमी में ये पढ़ना है, फिजियोलॉजी में ये पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है, उसके नतीजे में हमने लेक्चर लेना है, उसके जरिए में डेमोस्ट्रेशन लेनी है, फिर हमने इम्तिहान लेके पास या फेल करके डिक्लेयर कर देना है और होप फॉर द बेस्ट। बट द बेसिक चेंज इन द लर्निंग साइकिल इज दैट फ्रॉम देयर नाउ वी हैव टू एवेल्युएट। इस दफा मैंने आप सब डिपार्टमेंट्स की एवेल्युएशन साइंटिफिकली SSPP के कौन सा है सॉफ्टवेयर, SPSS के जरिए करके आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भेजी हैं। आपके वाइवाज और उन सारों को मैच करके उसका जो कंक्लूजन है वो मैंने आपके पास भेजा है, ठीक है। तो हम जब इसको असेस एवेल्युएट करें, इस एवेल्युएट का मतलब क्या है, एवेल्युएट दिस, एवेल्युएट दिस, एवेल्युएट दिस, एवेल्युएट दिस। असेसमेंट पर सिर्फ रिजल्ट नहीं निकालना, असेसमेंट पर ये देखना है प्रॉब्लम क्या हुआ है। अब आप देखें ना, वाइवे में सबके एक डिपार्टमेंट में वाइवे में सबके 80% में नंबर है और थ्योरी में थोड़े से सेगमेंट के नंबर हैं जो 60% से ज्यादा है। इसका मतलब है या तो एग्जामिनर को वाइवा लेना नहीं आता, या ये कि उसने थ्योरी सही तरीके से नहीं पढ़ाई। अच्छा, अब दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवेल्युएशन, एंड फिर हम मेहनत करके देखें कि कहां हमसे प्रॉब्लम हुआ है, और एवेल्युएशन के बाद उसकी फीडबैक देके फिर इस सारे सर्कल को दोबारा रिवाइड करें। तो ये जो हम जो कुछ आपसे अर्ज कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर यही सिस्टम है। अब इंशाल्लाह अगले सेशन से हमारे स्टूडेंट जो है वो फीडबैक देना शुरू कर देंगे आप लोगों के बारे में और मेरे बारे में और सबके बारे में। अपर लिम खत्म होगी, वो एक ब्लाइंड देंगे जिसकी किसी नाम नहीं होगा कि टोटल असेसमेंट उनकी ये होगी। मैं आपको एक स्कोर बता दूंगा कि 100 में से आपके डिपार्टमेंट के 99 मार्क्स आए हैं या 50 नंबर आए हैं, और फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि देख लें इसकी ये रीजंस हैं, इनको आप करेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए ना, आखिर एंड जिसने खाना खाया अगर उसी को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है ना सर कहीं, राइट। तो ये प्लीज आप याद रखिए। अच्छा, अब हम असल में बहुत स्लो हैं। ये था हमारा जिस सिस्टम से हम निकले हैं और अभी तक हम इसके ऊपर जिद कर रहे हैं, वो है टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी। एक लाल कपड़ों में बैठा है, बाकी नीले कपड़ों में बैठे हैं। ये जो कहता है ये अकले कुल है, जो ये कह देगा वो सही है। टांग सीधी करो, टांग सीधी करो, टांग सीधी करो, हिल क्यों रहे, हिल करो, जो कपड़े कैसे पहने हुए, वट एवर ही सेज इज द फाइनल थिंग, राइट। बस वो अकले कुल है, बाकी छोटे हैं वो उस्ताद है। छोटा छोटा से छोटा मॉडल, कभी आप वर्कशॉप पे कहीं गाड़ी ठीक कराने, छोटे, हाँ, उस छोटे को जो मर्जी मार लें, उसको पीट लें, उसको गाली निकाल दें, माँ की बहन की गंदी गाली गलीज का जो कर दें, वो इधर सुन लेगा शुक्र के, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर, टीचर सेंटर थिंग। लेकिन अब जो है ना, और इसको कहते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच। कभी कभी ये करनी पड़ती है, इमरजेंसी सिचुएशन में बिहेवियरिस्ट अप्रोच करनी पड़ती है। यहां आग लग जाए तो ये नहीं कि मैं नहीं आता, मैं वहां कोई वो नहीं है, राइट। At times, behaviorist approach is required. For skill teaching, behaviorist approach is required. जैसे आपने एंडोट्रेकल ट्यूब डालनी सिखानी है, जैसे मैंने पकड़ा है वैसे करना है, जो मैंने कहा वैसे ही करना है। तो ये नहीं हम कह रहे कि behaviorist approach की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी सी, आटे में नमक के। लेकिन जो आजकल दुनिया में अप्रोच चल रही है वो ये चल रही है, यहां से यहां शिफ्ट हो गई है। इनमें से एक है टीचर। कौन सा है कोई पता नहीं, जिसके पास, हाँ बेबी, लेकिन दूसरे के पास भी पेपर है। हो सकता है कुछ देर के बाद इसके पास लैपटॉप हो और उसके पास पेपर हो।
सो ही इज अ बिगर लर्नर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज के स्टॉक के अंदर जो सबसे ज्यादा लर्न करेगा वो मैं खुद हूंगा। और आप भी याद रखिए कि जब आप एनाटॉमी की डेमोस्ट्रेटर लेंगी तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्नर इज यू। यू विल बी द वन हु विल बी बेनिफिटेड द मोस्ट। अच्छा, इस अप्रोच का नाम है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसका मतलब यह है आई बियर सम नॉलेज, स्टूडेंट्स बियर सम नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई एज, माई एक्सपीरियंस, आई हैव मोर नॉलेज, आई विल बिल्ड ऑन दैट नॉलेज and students will build on their own knowledge. But there is no such thing that I have painted you in one way. और अब इस अप्रोच से एक नई मॉडर्न अप्रोच आई है जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। दैट वाज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देखो टीचर वो बैठी हुई है, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, खुद ही कुछ करी कुरी जा रहे हैं, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अगर आप में से जेन्युइन किसी को पीबीएल का पता हो तो पीबीएल में टीचर जो है वो कोने में बैठा होता है और स्टूडेंट्स की तरफ देख भी नहीं रहे होते। और 7, वो हम डिस्कस करेंगे, 7 जंप्स में सब कुछ स्टूडेंट कर रहे होते हैं, मगर उसके लिए हमें अपना पूरा लेवल चेंज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज हमें बहुत चाहिए होंगे। एक पीबीएल करने के लिए हमें बहुत रिसोर्सेज चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह मौके पर बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये समझना बहुत जरूरी है कि देयर इज नो, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है वो वाली रेड सूट और उसके साथ। स्टूडेंट्स आर आवर पार्टनर्स, वी हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पार्टनर विद देम। इसलिए मॉडर्न क्लासरूम इस तरह के होते हैं, मॉडर्न क्लासरूम इस तरह के होते हैं। लेक्चरों बड़ा बड़े नहीं होते, वेयर यू कैन मूव, स्टूडेंट्स कैन मूव। अब देखिए गौर से जरा, फर्क है कोई दोनों में? तो अगर हम लेक्चर थिएटर को ऐसे बना देंगे तो फिर यही होगा ना। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे हम इसको दड़बे को चेंज कर सकते हैं। हमेशा ये कहता हूं कि आप अपना एक टीचर याद करें और उसकी 5 क्वालिटीज बताएं जो आपको अभी तक याद है। एंड आई यूज टू राइट इट ऑन अ बोर्ड, और हर बंदा बताता है, क्योंकि 10-15 हो तो हम कर सकते हैं, इतने सारे दोस्तों के साथ करनी। वो जब सारी क्वालिटीज आप बता देते हैं ना, अमूमन वो ये होती हैं, ही वॉज वेरी जिसको आपने कहा कि अच्छा लेक्चर था, ही वॉज वेरी पंक्चुअल, उनका नॉलेज बहुत था, वो बड़े वेल ड्रेस थे या थी, और वो हमारे साथ ना बहुत पोलाइट गुफ्तगू करती थी, और वो कभी रूड नहीं होती थे, और वो ये है कि उनके अंदर पंक्चुअलिटी बहुत थी, उनके अंदर रोल मॉडलिंग थी, वो बहुत डेडिकेटेड थे, वो सारी खुसूसियात। तो फिर मैं ये एक्सरसाइज कर कहता हूं कि अब आप आंखें बंद करें और सोचें कि इसमें से कितनी आपके अंदर है, और ऑनेस्टली ना एक कागज पे लिख दें कितनी, और उसके ऊपर नाम ना लिखिए। और जब मैंने उसको असेस किया तो मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ पीपल से कि मेरे अंदर तो 50% भी नहीं है ये वाली क्वालिटीज। इसी तरीके से आई डू दिस एक्सरसाइज विद देम कि नाम ना बताइएगा, कोई ऐसा टीचर सोचें। आप ऐसे निश्तेरियन कौन कौन है? कोई है? तो बस फिर एक, वो सब होते तो वो एक ही टीचर के बारे में सोचते हैं सारे। एक ऐसा टीचर बताइएगा एज अ लेक्चरर जो है ना, वो जिसको आप समझते हैं कि ही वॉज नॉट सो गुड, और उसकी 3-4 क्वालिटीज बताएं। तो अक्सर वो क्वालिटीज ये होती हैं कि मोनोटोनस बात करते थे, नोट्स लिख के ले आते थे, बिजी स्लाइड्स होती थी, आवाज़ उनकी नहीं आती थी, हमसे इंटरेक्शन नहीं करते थे, हमारी आंखों में नहीं देखते थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करते थे, सख्ती बहुत करते थे, डांटते बहुत थे, क्लास में सबके सामने बेइज्जती करते थे। तो ये सारी की सारी बातें हैं। वो मैं ये एक्सरसाइज को स्किप करता हूं, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि ये वो तमाम गुड हैबिट्स हैं जो बुनियादी तौर पे इट मेक्स यू अ गुड टीचर, और वो सारी बुनियादी तौर पे बातें हैं जो इट मेक्स यू नॉट अ वेरी गुड टीचर एंड नॉट अ वेरी पॉपुलर टीचर। ये हासिल करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? प्लीज याद रखिए, गुड लेक्चर हैज टू बी एन एंटरटेनमेंट। इस कमरे का क्या नाम है सर? लेक्चर थिएटर। थिएटर क्यों है सर? व्हाई इट इज अ थिएटर? देयर हैज टू बी अ परफॉर्मेंस ओवर हियर। प्लीज रिमेंबर सिंपल ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स। अगर आपने करने हैं तो आप एक कागज पे लिख के स्टूडेंट्स को रात को ईमेल कर दें। आप क्यों तकलीफ देते हैं सुबह उनको आने की ठंड के अंदर? इट हैज टू बी कपल्ड विद अ परफॉर्मेंस। अब आप राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट जो है वो सुनने जाएं, पता नहीं कितने हजारों रुपए की टिकट होती है, 50 लाख रुपया उसने लिया था निश्तर में आने का, 50 लाख रुपया। तो आप आराम से अपने कमरे में टीवी चलाएं और डाउनलोड करके यूट्यूब के ऊपर बेहतरीन ठंडे कॉफी पीते हुए आप अपनी वो परफॉर्मेंस देखें। थिएटर में क्यों जाते हैं? देयर इज अ लाइव परफॉर्मेंस। प्लीज रिमेंबर, ऑल ऑफ अस हैव टू डू अ परफॉर्मेंस इन, अदरवाइज नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर, इट्स अ थिएटर, देयर इज अ परफॉर्मेंस, देयर इज एन ओरेशन, हाँ देयर इज एन एनवायरमेंट। ये देखिए,
एंड इट हैज टू बी अ वैरायटी प्रोग्राम। देखिए ना, एक परफॉर्मेंस हो रही है, मैं कहता हूं मेहदी हसन कितने बड़े गुलकार थे, आप उनके 57 गाने सुन सकती हैं कंसेक्टिव? 10 सुन सकती हैं? कितने सुन सकती हैं? 2 3? तो लेक्चर कैसे 1 घंटा सुन सकते हैं भाई? 1 घंटा मेहदी हसन जैसे कलाकार को नहीं आप सुन सकते, तो जावेद इकबाल जैसे घामड़ को कैसे सुन सकते हैं 1 घंटा? नहीं सुन सकते ना। उसके सुनने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वैरायटी प्रोग्राम। तो कल से जो आपके लेक्चर्स होंगे दे विल बी वैरायटी प्रोग्राम। वो वैरायटी प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वो ये होता है, ये हमारा कन्वेंशनल लेक्चर है जो मैं लेता हूं या हम लेते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम ब्ला 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 ब्ला। यहां तक पहुंच गए? एनी क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू वेरी मच। या बाहर चले। दिस इज आवर लेक्चर, बट आवर लेक्चर हैज टू बी लाइक दिस। ये क्या है? पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है 3 तरीके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। एक तो आप शुरू ही किसी कहानी से करें, और दूसरा तरीका यह है कि ऐसा फैक्ट बताएं जो बिल्कुल अस्टॉनिशिंग फैक्ट हो, और तीसरा यह कि शुरू ही उनसे करें। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। और उसकी एक रीजन है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर, अभी तक बोर तो नहीं हो रहे आप ना? इसको हम खत्म करके उठेंगे चाहे जितनी देर भी लगे, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए बात सुनिए, हमारा ये आपका बैग है, बैग आपका है, ये पेन उसमें रख लें, संभाल के रख लें। मैं आपसे ले लूंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा आप देखें, ये इनका बैग है ना, इस बैग के अंदर खाने बने हुए होंगे, आई एम श्योर। हो सकता है खाने में टिश्यू पेपर पड़े हों, एक में हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा कीज चाबियां पड़ी हों, एक में हो सकता है कॉइन्स पड़े हों, एक में आपने कोई बिल वगैरह रखे हों, एक में हो सकता है कोई खाने की चीज़ आपने रखी हो, एक जगह आपने कुछ और रखा हो, है ना? अच्छा, अगर तो इन्होंने पेनों, मुझे दे दे वापस, अभी नहीं, पेन वाले खाने में पेन रखा है, तो जब मुझे पेन चाहिए मैं कहूँगा बेटा पेन दो, तो व्हाट शी विल डू? दिखाई निकल कर। और अगर ये एक बड़ी सी थैली थी, जैसे मेरे लैपटॉप में ये हमेशा मैं करता हूं, तो चीजें अगर मैं उसके अंदर यूं फेंक दूंगा तो जब चाहिए होगी तो क्या होगा? अच्छा, आप एक आदमी को सीए रेक्टम क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ये आ जाएगी तार वहां तक। आप एक शख्स को सीए रेक्टम क्यों पढ़ाना चाहते हैं? छोड़ो कोई बात, सीए रेक्टम क्यों पढ़ाना चाहते हैं? कि जब एक पेशेंट उसके आउटडोर में आए और आके कहे जब मैं पखाना करता हूं मुझे ऐसे लगता है कोई चीज अंदर ही रह गई है, तो फौरन आपके ज़हन में आया दिस माइट बी सीए रेक्टम, राइट? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर खाने बनाए हुए हैं, और ये खाने हम खुद बनाते हैं, और उस खाने का नाम है स्कीमा। स्कीमा। वन वे ऑफ टीचिंग ब्रेन carcinoma of rectum will be, today we are going to about carcinoma of rectum, carcinoma of disease in which there is cancer in the rectum. ये ऐसे ही है as if you threw this pen into the whole zambil. अब मैं आपको बताता हूं कि स्कीमा में पहुंचाने का क्या तरीका है। ये बताइए कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम। रेक्टम। अच्छा ये बताएं, जो रेक्टम है, अब इनके दिमाग में ऑलरेडी बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज एक स्कीमा बना हुआ है जिसका नाम है रेक्टम। ये बताइए उसका मिकोजा कौन सा है? नहीं स्किड नहीं है, एनाटॉमी वाले बताओ ना। रेक्टम का ऊपर वाले का कौन सा है? कलमनर है, कलमनर। अच्छा ये बताएं पैथोलॉजी वाले, कलमनर अगर मैलिग्नेंट बन जाए तो कौन सा ट्यूमर होता है? एडिनोकार्सिनोमा। तो अच्छा मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली आपके साथ, आपका वो खाना खोल दिया जो रेक्टम था। एडिनोकार्सिनोमा जब रेक्टम में बन जाएगा तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। तो आप ऐसे एज अ लेमैन मुझे बताएं कि ये रेक्टम के अंदर अगर इतना बड़ा मास बना हुआ हो तो मरीज को क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और क्या हो सकता है? इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है? इस सारी एक्सरसाइज का मतलब किसी को एम्बैरेस करना नहीं है। फर्ज के लिए मैंने इनसे पूछा कौन सा मिकोजा हुआ, और मुझे लगा कि आसन को नहीं आता। एज अ टीचर आपने नहीं कहना बता 10 क्यों नहीं आता, ये नहीं कहना तुम्हें किसने पढ़ाया था, तुम पढ़ते नहीं। The purpose of this is not to embarrass. अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा हो कि इसको नहीं आता, I will find someone के जिसको आता हो, और I will volunteer myself.
अच्छा अब देखिए ना, आपने देखा कि रेक्टम के अंदर कोई मास सा बन जाए तो उसको कब्ज हो जाएगी और उसको खून भी आ सकता है और उसको वो भी आ सकता है। अब ये जो बीमारी है ना, इसका नाम है कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। तो आपका वो बैग का वो वाला खाना खुल गया। ये खाना क्यों खोला है, हम ये नॉलेज क्यों डालना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव एन ईजी रिट्रीवल व्हेन इट इज नीडेड। जब हमें जरूरत होगी तो खड़क हमारे नॉलेज से वो निकलेगा, हमें कार्सिनोमा। और अगर आपने उसको अंदर फेंक दिया तो रात के 12 बजे नहीं निकलेगा जब ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आएगा। आप कहेंगे ऐਵੇਂ करो, बेस्कोबान का टीका लाके चले जाओ, जो इमरजेंसी में होता है। इतने पेशेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस के होते हैं, आपके ख्याल में एक FCPS बंदे को एक्यूट अपेंडिसाइटिस का नहीं पता? तो फिर रात को क्यों नहीं उसने अपेंडिसाइटिस डायग्नोस किया? जब वो आया था तो बेस्कोबान का टीका लगा के क्यों बाहर भेज दिया था? तो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि वो डाला हुआ था अंदर जंबील में, टाइम नहीं था, जंबील में हाथ रखा, कुछ भी नहीं, आपने कहा है ही नहीं, पेन तो है ही नहीं था, वो वहीं पेन। लेकिन अगर उस खाने में पड़ा होता तो आपको फौरन मिल जाता। तो प्लीज जो भी आपने लेक्चर स्टार्ट करना है, यू हैव टू ओपन दी फर्स्ट, ओपन दी स्कीमा फर्स्ट एंड पुट दिस नॉलेज ऑन दैट। अब वो वहां मौजूद रहेगा सारा। और यू स्टार्ट फ्रॉम नोइंग टू अननोइंग। आप ऐसी बात करें जिसमें शक ही नहीं है कि उसको पता ना हो। सीए एसोफेगस पे जाना, यार ये तुम अगर मैं ये खाओ ना, ये जरा ये टॉफी घर से ले आए आप, यार ये टॉफी खाओ जरा, देखें कितना जबरदस्त क्रिएट हो जाएगा एनवायरनमेंट। ये टॉफी खाओ ना जरा, उसने टॉफी खा ली, किधर गई है इस वक्त, कहाँ है? स्टमक में। कहाँ से गुजर के गई है? इसोफेगस में। ये जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस का ऊपर वाला एपिथेलियम क्या होता है? स्केमस है। नीचे वाला क्या होता है? वोडिनो। अच्छा, इस सारे के अंदर अगर ट्यूमर बन जाए उसका नाम कार्सिनोमा इसोफेगस होता है। वो हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म। और एक दूसरा तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये है कि यू स्टार्ट विद अ स्टोरी। फर्ज करें आपने ह्यूमरस पढ़ानी है, तो आई टेल, मैं एक पेशेंट मैंने देखा, वो जा रहा था मोटरसाइकिल पर, तो मोटरसाइकिल पे गिर गया और गिरने के बाद अचानक मैंने देखा कि वो उसका हाथ ऐसे ही नहीं हो रहा। आपके ख्याल में क्या हुआ होगा उसको? तो यहां उसको दर्द हो रहा था। अच्छा, आप डॉक्टर नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप बताएं क्या हुआ होगा उसको? हाँ, कोई नर्व डैमेज हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि यहां बोन थी। तो यही हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज, हम ना इसको पढ़ेंगे। काफी देर से सोच रही हूँ सर, मैंने अब कल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ानी है, मैं कहानी सोच रही हूँ आप शुरू से बात से, क्या कहानी है? ब्लड सप्लाई ऑफ एनाटॉमी पढ़ानी है उसकी। अब यू कैन स्टार्ट विद अ वीडियो फिल्म। आप आज जाके गूगल पे उस पर लिखें, यूट्यूब के ऊपर ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, और साथ लिखें फनी, या कुछ भी लिख दें। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इट्स अ मूवी टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मूवी। उसमें आई एम द आरबीसीज, अब देखेंगे उसमें मिल जाएगी, आई एम द आरबीसीज, आई एम पासिंग थ्रू द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड आई एम, इस तरह की करोड़ों आपको वीडियोस मिल जाएंगी और सारे बच्चे यूं तैयार हो जाएंगे सारे। वेल, दिस वाज द फनी पार्ट ऑफ इट, बट नाउ वी गोना टेल यू व्हाट इज द ब्लड सप्लाई। लेकिन फनी पार्ट से सीरियस पे आने में बच्चे फिर ऐसे फ्लिप। कभी आप नमकीन खाते खाते फौरन मीठे का एक चमचा खाएं, देखें कितना मजा आएगा। लेकिन आप उसको, यही तो आपकी स्किल्स है उसको निकालने की, यही तो आपकी स्किल्स है इसके आपने निकालना कैसे, एंड यू विल डू इट। आप प्रैक्टिस तो करें इस बात को। लेकिन आप में से कभी कोई मेरे पास नहीं आया कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है, मुझे गाइड करें। आई विल सिट विद यू। आई मीन डीएमई का कोई बंदा आपके साथ बैठ जाएगा इसमें। हमने इसको इंप्रूव करना है। आप इसको ट्राई करके देखें, डिफरेंट ट्राई करके देखें, एंड सडनली उनका स्कीमा खुल जाएगा और उसके अंदर किसी भी चीज का क्लिनिकल सिनेरियो बनाया जा सकता है। देयर इज अ पेशेंट, आपने खुद मेहनत की है ना पहले, आपने कहेंगे देखें एक पेशेंट है, बस मैं आपको बताता हूं कि आपने पूछा था ना, एक पेशेंट था बिल्कुल ठीक ठाक था, तो अचानक ऐसा हुआ कि उसकी ये वाली साइड ऐसे कमजोर हो गई। आप ख्याल में क्यों हुआ होगा उसको? आप ही बताएं क्यों हुआ होगा? हैं? इस तरफ की ब्लड सप्लाई खत्म हो गई। हाँ, दाएं तरफ की, बाएं तरफ की? हाँ, तो ये जो ब्लड सप्लाई है ना, ये बुनियादी तौर पर जो ही खत्म होती है तो ब्रेन का एड मर जाता है। और यही हम समझने के लिए आज जा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये तो वी विल जस्ट डिस्कस विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। देयर आर लॉट ऑफ वेज। ये तो अभी मैंने सोचा है, आप आराम से तहम्मुल से सोचेंगे 2 नफल पढ़ के तो और आपको समझ में आएगा। अब ये बात शायद आप इसमें हंस रही हैं, लेकिन आप वुजू करके लेक्चर देने आया करें, आप देखिएगा उसकी बरकत। जब मेरी अम्मी फौत हुई ना, तो मेरे वालिद साहब ने एक मुझे किस्सा सुनाया। कहने लगा तेरी माँ ने ना कदे तेनू बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। आई जस्ट रिमेंबर दिस थिंग सडनली। जो फौत हुई दफना के मेरे भाई कहने लगे तेरी माँ जी सी ना, जो तेन दुध पियाना सी, कहती एक मेरा वजू नहीं है, मैं वजू कर रहा हूँ पाँच के।
तो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू बी अ मदर देन यू हैव टू हैव योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप इसको ज़रा समझ के देखें ना, ज़रा आप ज़रा एक दफ़ा वज़ू करके अल्लाह से दुआ मांग के और अल्लाह से मदद मांग के, या अल्लाह ये 300 बंदा मेरे बैठा हुआ है, ये मेरी कौम का बंदा है, मेरे पाकिस्तान का बच्चा है, ये मेरे हाथ में आया हुआ है, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं उसको नहीं कर रहा उस तरीके से जैसे मैं कर रहा, मैं इसको सिर्फ नौकरी का जरिया समझ रहा हूँ, हालांकि ये मेरी कब्र हशर और जन्नत का जरिया है, जहन्नम से बचाने का जरिया। या अल्लाह मेरी इसकी मदद कर, ये कह के अंदर आए, आप देखें आपके ज़बान में असर कैसे होगा, करके तो देखें इसको। हमारा 2 दीन है, एक मस्जिद का दीन है, एक बाजार का दीन है। बाजार का दीन यही वही जो दुनिया कर रही है वही करो, लड़ाई करो, मुकदमे करो, लड़ो झगड़ो, टांगे खींचो, लॉबियां बनाओ, प्रैक्टिसों के चक्कर चलाओ, कमीशन दो, ये करो वो करो। एक हमारा दीन का या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, अत्तहयातु लिल्लाहि बस, वो एक हमारा वो दीन है। जब तक ये सुपर इम्पोज होकर दीन एक नहीं बन जाएगा कोई इफेक्ट नहीं निकलेगा। तो आप इसको करके देखें, आपको अंदाजा होगा इंशाअल्लाह। कभी वुजू करके आइएगा, लेक्चर लीजिएगा, आप इसका इफेक्ट देखिएगा। बट दैट इज माई फीलिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद अब सेकंड प्रोग्राम है, वो है केस रिलेटेड हिस्ट्री। जब आपने ब्रेन कर दिया ना, एक पेशेंट हमारे पास वार्ड में भी दाखिल हुआ है, बेड नंबर 17 के ऊपर। उस पेशेंट को बुनियादी तौर पर उसने आके ये कहा कि मुझे पखाने में खून आ रहा है, तो किसी ने उसको डायग्नोज किया हेमोरॉइड, लेकिन असल में उसको खून पखाने के साथ नहीं आता था, किसी भी वक्त आ जाता था। तो ये असल में शो करता है कि कोई और चीज है अंदर। So start with some case history. In anatomy, you can start with a case history. In physiology, you can start. In pathology, you can always start with a case history. किसी क्लेन आप कर सकते, थोड़ी सी मेहनत करके आएंगे तो आपको मिल जाएगी केस हिस्ट्री। उसके बाद फिर आप कोर, अब ये बड़ा सेगमेंट है, अब वो जो आपने पढ़ाना था, जो पहले हम ब्ला 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 करते थे, दिस इज द कोर नॉलेज। अब आप वो पूरा जो घर से तैयार करके आए हैं, पूरा कोर नॉलेज उनको दें। कोर नॉलेज के बाद ये है आइस ब्रेकर। बीच में आप कोई ना कोई अब कोई शशका करे, हाँ, जिससे उनको लगे कुछ नेचुरल आइस ब्रेकर्स आ जाती हैं दरमियान। मसलन ये मेरी वालदा का जिक्र जो भी आया ना, इट्स अ नेचुरल आइस ब्रेकर, मैंने प्लान नहीं किया था। आपने देखा होगा एकदम आप सारे इस बात पर अलर्ट हो गए, बिकॉज इट टच्ड यू। व्हाई? बिकॉज यू लव योर मदर्स, यू स्टार्टेड रिलेटिंग योरसेल्फ टू योर मदर्स, तो इट टच्ड यू। तो सम टाइम ना नेचुरल आइस ब्रेकर्स आ जाते हैं। सबसे जबरदस्त नेचुरल आइस ब्रेकर क्या है? जब स्टूडेंट शरारत करे, इट इज द नेचुरल बेस्ट आइस ब्रेकर। और जब स्टूडेंट शरारत करे, स्टार्ट ओनिंग इट। आपने मुंह इधर किया ना, किसने सीटी बजाई? फिर इधर किया, किसने सीटी बजाई? अब यहां आपका फोर्स ऑफ करेक्टर आएगा कि इसको आइस ब्रेकर यूज कर रहे हैं कि अपने लिए अजाब के तौर पर क्रिएट करते हैं। I remember very well in this very theater, this one of our colleagues, एक लड़की होती थी बड़ी शरारती यहाँ, तो वो वेरी ब्रिलियंट एज वेल, तो वो यहाँ ना सो गई ऐसे करके, बड़े लेक्चर में सो गई। तो उन्होंने उसको देखा ना, तो पता लग गया उसको, टीचर को आखिर पता लगा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो जाओ खड़े जाओ, तुम सो गई थी? उसने कहा नहीं सर, मेरा पेन नीचे गिर गया था, पेन उठाने लगी थी। अब सारे स्टूडेंट अटेंटिव हो गए, सर पेन गिर गया था सर, पेन उठा रही थी। उसने इधर आओ इधर आओ, उसको यहाँ बुला लिया। अब सब स्टूडेंट ना हम ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दे आर एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं क्या होता है आगे से। तो आके यहाँ खड़ी कर लिया उसको, कह क्या हुआ था? सर पेन नीचे, अल्लाह की कसम सर पेन नीचे गिर गया था, मैं उठा रही थी। कैसे गिर गया था? उसने कहा ऐसे गिर गया था। एंड सडनली शी बिकेम नूरजहां। कबूतर कैसे उड़ा था? उसने ऐसे उड़ा था। सुना होगा वाकया आपने। उससे पूछा, जहांगीर ने 2 कबूतर दिए बड़े कीमती, तो एक उड़ गया, तो उसने कहा मेरा कीमती कबूतर कैसे उड़ा? उसने दूसरा उड़ा, कैसे उड़ा? And suddenly she became the heroine of Mughal Azam. लड़कों ने शुरू करना, and that teacher, देख लूंगा रोल नंबर क्या है, क्या देखना होता है आपने, right? But this could be very easily used in icebreaker. Who whistled? Very nice whistle. Honestly, I like it. बुलाए, हाँ बुरे हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाए कोई बात नहीं, हो जाए भाई 2 मिनट हो जाए बीच में से, वही तो आइस ब्रेकर है। अब सब लोग भूल गए कि हमारा लेक्चर था, लेकिन मैं बताऊं उसको 2 मिनट को कम कैसे करना है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम सारे सीटी बजाते हैं। ओके, आई एम विद यू एंड लेट्स डू ऑल ऑफ यू। अब क्लास एक हल्ला गला शुरू हो गया। ओके, वंस मोर प्लीज। ओके, thank you very much, I really enjoyed it, clap for everybody, good, okay, let's start with it। आपने बेइज्जती नहीं महसूस की
दिस इज अ नेचुरल आई। कितनी देर लगी इस सारे काम में? 15 सेकंड लग गए, 20 सेकंड लग गए, बट एवरीवन सर, सर बड़े मजेदार है, सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सीटी खुद बजा के बड़ी जबरदस्त सीटी बजाई उन्होंने। बी फनी। हाँ, कंजरी बनया मेरी इज्जत नहीं घट दी, मैनू नच के यार मना वंडे। सुनी आपने बात? सुना आपने? बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्ले शाह ने कहा है ये बात, मरण कनू मैं को मोल रोक। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, ये आइस ब्रेकर डाला है मैंने। मरण कनू मैं को रोक ना मुला, मैं को अपना आप वंजावण दे। कंजरी बनया मेरी इज्जत नहीं घट दी, मैनू नच के यार मना वंडे। राइट? तो इस मेरा कहने का मतलब है कि वेन एवर समथिंग अनयूजुअल अकर्स इन द क्लास, इट मे क्रॉस द लिमिट। और बाज का तो हमारी लिमिट क्रॉस कर रहा होता है बिकॉज ऑफ आवर जूनियर, हम जूनियर होने की वजह से, या हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी डेवलप ना होने की वजह से। तो सम टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हर चीज आइडियली चलेगी। ऐसी सूरत में हमें कोई ना कोई, ऐसी सूरत में अपने सीनियर से आप मदद लें। अगर आपके साथ मुसलसल हो ही जा रहा है, अपने कुलीग्स को कहें कि जब मेरा लेक्चर हो तो आप भी मेरे साथ आके बैठ जाएं। अपने एपी को कहें कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जरा आप मेरे साथ बैठ जाएं। कोई भी समझ ना आए तो मुझे बुला लें, बाबा इज देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। राइट? बाबा इज ऑलवेज देयर। तो लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये चीजें जो है ना, जो अनटुवर्ड्स चीजें हैं, दे विल एक्ट लाइक अ आइस ब्रेकर। अपनी ईगो को बीच में कभी भी ना लेके आए, स्टार्ट एंजॉयिंग विद देम। अच्छा कोई बात नहीं, पूरी क्लास का है ना, पूरा साल पढ़ा हुआ है ना, अच्छा यार छोड़ो परे, बहुत पढ़ लिया, आपको पता लगे क्लास आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अच्छा यार छोड़ो परे, 35 मिनट आपने पढ़ा लिया है, 10 मिनट आपने और पढ़ाना था, कोई बात नहीं आज कुर्बानी करें। अच्छा यार बात सुन, छोड़ो परे, आज समवन शुड कम प्लीज इन फ्रंट, दफा करो पढ़ाई को। क्या सुना यार, तू जो गाना सुना था सुना, कितना सुना लेगा वो गाना, ओके बाकी हम कल पढ़ेंगे। दिस विल बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग अ कॉन्फिडेंस। बात समझिए। आइस ब्रेकर के बाद एक्टिविटी। आप कहेंगे एक्टिविटी क्या है? मैंने आपको पढ़ाया फेशियल नर्व, गौर से देखिए। जब फेशियल नर्व चेक करते हैं तो आंख जोर से बंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मुंह में हवा भरते हैं, और नंबर 3 ये लेबियल फोल्ड देखते हैं। आप जरा इनका चेक करें, आप उनका चेक करें जरा प्लीज सर, आप उनका चेक करें, साथ करें सर प्लीज, इनका चेक करें आप, सिर्फ करें एक दूसरे का प्लीज, करें जरा, करें नहीं बाकी करें, फरियाल करो, करें करें प्लीज करें, कर लिया, ओके 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 फाइन। अब दूसरे का करें, आप दूसरा वाला करें। अच्छा ओके ओके। अच्छा आप में से कितने लोगों को समझ नहीं आया फेशियल नर्व का एग्जामिन करना? तो दिस इज हाउ मच टाइम इट टुक, हाउ मच टाइम, बट दिस इज एन एक्टिविटी एंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एन एक्टिविटी। आप थ्योरी के लेक्चर्स में एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए बात नहीं है कि ये है रिलेशनशिप ब्रेकियल प्लेक्सस का, उसका आपको समझ में आ गया है। अब मैं थक गया हूं, माई वोकल कॉर्ड्स आर रियली स्टॉप, दे आर जस्ट टायर्ड। मैं नहीं बोलता भाई, हर बंदा अपने साथ वाले को रिलेशनशिप समझाए, एंड यू हैव गॉट 3 मिनट्स, बट यू हैव टू प्रॉमिस विद मी कोई बंदा और काम नहीं करेगा। क्लास में से हो रहा है ना, इसको टेक्निकली कहते हैं बज ग्रुप। एंड इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू क्रिएट अ बज ग्रुप, ही इज अ फेलियर। So in a 1 hour talk, you can create 3-4 times a buzz group. आप ये समझते हैं, this was very important point. They must understand it. आप उनको बता के कहेंगे, just discuss it with yourself. और उसके बाद just immediately you can test. किसको समझ में नहीं आया, please honestly मुझे बता दें। आप देखेंगे सबको समझ में आ गया। So this is an activity you can, and there you can different type of activities you can create. आपने अचानक किसी को ये दिखाना था कि ये जो रिससिटेट करते वक्त इसको कैसे करना है ऊपर। हाँ, आप जरा आइए प्लीज यहाँ लेट जाए, प्लीज यहाँ आ जाए, लेट जाए, ओके एनी वॉलंटियर आ जाओ, ओके। अब दिस एन एक्टिविटी, कॉल 3 more people, you have to hold this, you have to do like this, okay, this is how we do it। समझ में आ गया? ओके। और इसमें कुछ करारापन पैदा करना चाहते हैं यार, जब हम ये कर रहे हैं ना, यू मेक अ वीडियो ऑफ इट प्लीज एंड जस्ट पुट इट ऑन काइद्स पेज टुमारो। अब आपने भी कहा, मैंने, मेरी भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, यू जस्ट हेल्ड जिम्मेदारी। तो इस तरह के गिमिक्स, आप देयर सो मेनी गिमिक्स यू कैन क्रिएट, सो मेनी। जैसे मां नहीं करती गिमिक घर में, मेरे पुत्र खा लो, नहीं मेरा बेटा रोटी खा लेनी, अच्छा इधर ना अंडे के ऊपर मैं नमक डाल दिया, तुम खा लो। वी हैव टू मदर देम, वी हैव टू मदर के लिए मेल होना फीमेल होना जरूरी नहीं है, मदरिंग के सवाल, वी हैव टू मदर देम। बच्चा खाना नहीं खा रहा ना, खिलाना है उसको। अच्छा चलो जूस पीना, जूस पिलाते, चलो जूस पी ले लो। वी हैव टू मदर देम।
हम उनके हाल पर ये नहीं खाता, हम कभी करते हैं अपने बच्चे के बारे में, ये नहीं खाता, 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया इसने, ये खाता नहीं होता। वी नेवर डू दैट, वी नेवर डू दैट। ओके, अच्छा ये कहाँ हो गई, कहाँ पहुँच गए? वो मैं तो जज्बाती हो गया ना, वो बटन दबाता रहा। यार ये वैसे ठीक नहीं है तुम्हारा, अब क्या करूँ मैं? फेलियर, जाना नहीं बाजी, लेकर आ जाना है। हाँ देखिए, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये रिलेटेड हिस्ट्री है, फिर कोर नॉलेज है, फिर आइस ब्रेकर है, फिर एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के बाद अब आप वीडियो को ऐड करें, तो बीच में भी कर दें, कहीं भी ऐड कर दें, हर चीज की वीडियो अवेलेबल है। और आपको ज्यादा लंबी वीडियो की जरूरत नहीं, 2 मिनट्स वीडियो, मे बी 1.5 मिनट्स वीडियो, और एक और तो उसमें ना दिखाएं। देखो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर है, मैं तो ये बता रहा हूं कि ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। कितने लोगों का बैच होता है? 60। हाँ, तो इसका मतलब है, देखे ना, मुझे इससे ये समझ में आया, मैंने आप सबको मल्टीमीडिया लेके देने हैं। देखो ना, दिस गिव मी एन आंसर कि मुझे मल्टी, तो आई ट्राई कि मैं आप तो मल्टीमीडिया पढ़ा तो होता है डिपार्टमेंट में, लगा लिया करो। ओके, तो इस पर हम काम करते हैं कि वी प्रोवाइड देम मोर मल्टीमीडियाज, इसके हम काम करते हैं। फर्ज करें 15 का बैच हो तो आप अपने मोबाइल पे दिखा दें। और दूसरा ये है कि ये फर्ज भी नहीं है दिखाना, मैं तो ये बता रहा हूं कि ये तो डिफरेंट गिमिक्स हैं आपके पास। आप कहेंगे मैं तो वीडियो कहा था, आप तो लेक्चर ले सकते, वीडियो नहीं है। अगर आप जर्दे में जाफरान डालेंगे तो बहुत मजा होगा, लेकिन ये नहीं कि जाफरान ना हुआ तो जर्दा बन नहीं सकता। यू नो व्हाट आई मीन? ये बहुत अहम है कि आखिर में आप समराइज जरूर करें। आपने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया, उनका बड़ा अच्छा लेक्चर था, पता कुछ भी नहीं चला। यू हैव टू समराइज इट। आज के लेक्चर में वी हैव डिस्कस 5 थिंग्स। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस नंबर 4, दिस नंबर 5। हैव यू अंडरस्टूड दैट? समराइज करें और फिर क्वेश्चन एंड आंसर करें। ये मैं स्किप करता हूं बिकॉज ऑफ टाइम। प्लीज रिमेंबर, इन एनी लर्निंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स हैव टू डू समथिंग। I can give you another technique, can share with you another technique of doing something. आपने क्या फर्ज करें, आपने बेटा, आपका लेक्चर क्या है नेक्स्ट? आप बेटी बताओ क्या लेक्चर है? बस नेक्स्ट जो सर मेरा एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूरिन पैथोलॉजी। जी सर, पैथोलॉजी। एडिनोकार्सिनोमा। आप लेक्चर से पहले एक दिन जो क्लास हो रही है वहां चले जाएं, उन्हें कहें कल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ रेक्टम पर हमने होना है, तो 3 मुझे बच्चे चाहिए, 3 बच्चे जो इटियोलॉजी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा पर 2 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, और 3 बच्चे चाहिए जो क्लिनिकल मेथड पे करेंगे और 3 ट्रीटमेंट पे करेंगे। ये सिर्फ 3-3 मिनट की प्रेजेंट, आपका 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट टू मैनी एक्चुअली, तो ये आपने 3 प्रेजेंटेशन कल तैयार करके आनी है। तो आप अपना लेक्चर खुद शुरू ही ना करें, वो मल्टीमीडिया लगा के बैठे होंगे, लेकिन इन तीनों में से मैं रैंडम पिक करूंगी कि कौन करेगा, तो तीनों तैयार करके आएंगे ना। ओके, फर्स्ट प्रेजेंट, और आप मॉनिटर हैं इसकी, ये आपने मेरे आने से पहले तमाम चीजें एडजस्ट की। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी। यू टॉट देम टीम वर्क, यू टॉट देम लीडरशिप, यू टॉट देम कोलैबोरेशन, यू टॉट देम लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? अब ये है कि इन्होंने कोऑर्डिनेट कर लिया। जो ही आप आए, उन्होंने कहा ओके नाउ वी टुडेज लेक्चर विल बी कंपेयर्ड बाय हर। तो उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, टुडे इज आवर लेक्चर फ्रॉम मैडम फलां। तो अभी हम सबसे पहले आई रिक्वेस्ट एक्स टू प्लीज कम एंड प्रेजेंट। उसने आके, अब सारे आप कुछ भी नहीं कर रहे, लोग समझ रहे हैं हम कर रहे हैं। उसने आके, आप मेरे पास वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और ऑडियोज पड़ी हुई हैं और लेक्चर्स। यकीन करें, स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशन 3 मिनट में तैयार करके लाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या तैयार करके ले आए। अब 9 मिनट आपने निकाले उनसे, बाकी फिर अपना जो पढ़ाना था, जो आपने अपना रांझा राजी करना था वो कर लिया जो कुछ आप करना चाहते थे आप कर ले, वो टेक्निक। तो दिस इज वन वे एक्चुअली इन विच स्टूडेंट्स डू समथिंग। दे शुड नॉट बी द पैसिव लर्नर्स। ये मैंने आपको बताया, आई स्किप दोस थिंग। सो अ गुड लेक्चर रिवॉल्व्स अराउंड एन ऑब्जेक्टिव। जिस वक्त आप आते हैं, और ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है? एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये आपको पहले पता होना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डिस्प्ले द ऑब्जेक्टिव एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। जिस वक्त आप आके आपने अपनी कहानी शुरू की है, जस्ट डिस्प्ले द ऑब्जेक्टिव, एंड so at the end of the lecture students will be able to do this, and this should be your last slide. Rest of the activity should revolve around the objective, and this should be your last slide as well. Okay, out of these how many objectives have been achieved? If they say all of them,
वेल डन, इट वाज अ गुड लेक्चर। अगर क्या नहीं अचीव किए, यू कैन डू इट अगेन, यू कैन क्लैरिफाई देम। और मैं ये बात बता चुका हूं, बिल्ड द नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आई स्किप दैट, यू नो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। And this is very important. Enthusiasm of the teacher. If teacher is just standing there behind here, today we are going to talk about carcinoma of rectum. Carcinoma of rectum is a very common disease in Pakistan, and it was very common in Western worlds, but nowadays it is very common in Pakistan. And this, क्या होगा? Energy is required, enthusiasm. अब इसको मैं कोई ऑब्जेक्टिवली आपको नहीं बता सकता, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सिर्फ दिखा सकते हैं। जैसे वो खालिद मसूद हमारा दोस्त कहता है कि किसी ने पूछा चवल क्या होता है, मैंने कहा चवल मैं बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ कि चवल क्या होता है। ये मैंने क्या किया अभी? हाँ, इट्स एन आइस ब्रेकर। सडनली यू स्टार्टेड लाफिंग, यू एंजॉयड इट, राइट? तो इस तरह कुछ चीज़ें। इंथुजियाज्म क्या है, आई कैन ओनली शो यू, बट आई कैन नॉट एक्चुअली टीच यू हाउ टू डू इट, राइट? ऑब्वियसली एक्सपर्ट, आप बहुत अच्छा इंथुजियाज्म शोमैनशिप वीडियो, लेकिन पता ना हो आपको कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम क्या है, तो दैट विल बी अ वेरी पुअर लेक्चर। ओके, अच्छा, अब ये बस आखिर खत्म कर रहे हैं। कैन वी मेक अ लेक्चर इंटरेक्टिव? मसलन अभी आपसे मैंने डिस्कस किया क्या चीजें, बाय क्वेश्चंस, बट प्लीज रिमेंबर क्वेश्चंस आर नॉट टू एम्बैरस और असेस। ये हमें गलत फहमी होती है कि हमने जो लेक्चर में क्वेश्चन पूछने हैं ये असेस करने के लिए पूछने हैं। लेक्चर इज नॉट एन असेसमेंट टूल, इट्स अ नॉलेज ट्रांसफरिंग टूल। एंड क्वेश्चन इज नॉट टू एम्बैरस समवन, पब्लिकली एम्बैरस। लिहाजा आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं और आपको लगा कि उसका जवाब नहीं आता, तो जल्दी से खुद जवाब दे दें। या आपने अपने बेटे को कहा ये जरा बोरी उठाओ ना, जरा आपको लगा कि बोरी नहीं उठाते, बल्ले बल्ले मैं उठा ली, आपने जो जोर लगा लिया, बल्ले 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 बल्ले। लेक्चर इज फॉर बल्ले बल्ले, नॉट टू एम्बैरस समवन, बट इट इज अ वेरी गुड टेक्निक टू मेक इट एन इंटरैक्टिव थिंग। दूसरी टेक्निक है थिंकिंग टाइम। ये मैंने अभी तक आपके साथ इस लेक्चर में ट्राई नहीं किया। थिंकिंग टाइम ये होता है, आपको जो मैंने बातें बताई हैं ना, दे आर सो इंपॉर्टेंट दैट नॉट ओनली आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज इट, यू हैव टू फील इट। सो आई विल नॉट टॉक फॉर नेक्स्ट 15 seconds. Try to really feel all those things. कैसा लगा आपको? Amazing. Thinking time sometimes is a very big activity. To create some pauses of thinking times. Expertise के साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ग्रुप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हर लेक्चर में 3-4 बस ग्रुप क्रिएट करने बहुत जरूरी है। शॉर्ट प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया शुरू में, आप शॉर्ट प्रेजेंटेशंस आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको रात को पता होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए, कौन करना चाहिए। तो ये आप करके देखिए, आपकी एकदम लेवल ऑफ योर कम्युनिकेशन बहुत, और समराइजेशन एंड में मैंने आपका ये कुछ रूल्स हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम मैं सिर्फ, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड कि ये मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आगे मूव करेंगे। डोंट बी कंप्लीट। एवरीवन अंडरस्टूड? नेवर टीच एवरीथिंग जो आप घर से लिख के आए हैं। ये 55 स्लाइड जो है ना, ये मैंने सुना के जानी ऐसी। लीव समथिंग बिहाइंड, ये बाकी आपने खुद पढ़ना है। नेवर बी कंप्लीट। नंबर 2, डोंट मेंशन एनीथिंग वंस। इसका ये मतलब समझ गए? डोंट रीस्टेट, क्रिएट। किताब का फिक्र ही आके नहीं पढ़ देना, उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। यू हैव टू रीस्टेट, नया बनाना है, पूरे कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रही है। इसका क्या मतलब है? ये खालबन इससे पर्टिनेंट नहीं है, आई कैन स्किप दैट। ये इसका क्या मतलब है? डोंट डिवेल, डोंट डेफर। डिवेल का मतलब रुक जाना, एक जगह पे डेरे नहीं डाल लेने। अब एक स्टूडेंट ने बदतमीजी कर, नहीं बताओ क्यों की थी, नहीं बताओ क्यों की थी, अब कर ली भाई बदतमीजी, अब क्या करूं मैं, नहीं बताओ, नहीं आखिर क्यों नहीं की। डोंट ड्वेल ऑन वन पॉइंट, जस्ट लीव इट एंड डोंट डेफर। डेफर का मतलब ये कि कहा सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, अच्छा मैं बाद में समझाऊंगा। आपने उसको मुका के आना है, कुछ भी तय करना है उसके साथ। अगर आपने कहा आई विल कम बैक, यू हैव टू कम बैक देन। या आपने कहना यार बात ये कि देयर इज ओनली 20 minutes, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट आई विल डिस्कस यू इन डिटेल, मे बी आई विल टेल यू टुमारो। लेकिन उसके साथ कोई डील करके उठना है, डेफर नहीं करना। ओके?
और स्टार्ट और फिनिश अच्छा होना चाहिए। आई थिंक आई डोंट नीड टू टॉक ऑन इट। ये बड़ी अहम बात है, यूज ह्यूमर। लेक्चर के दौरान ये ना पता हो कि सर और मैडम सड़े हुए हैं बहुत। इट शुड बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, इट शुड बी अ प्लेजेंट। यानी आपकी आंखों पे तेवड़ियां चढ़ी हुई हैं, आप यू आर एंग्री, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट जॉयफुल, यू डोंट हैव अ प्लेजेंटनेस इन योर हार्ट, समहाउ यू आर एंग्री। ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमर, लेकिन यू शुड नॉट बी जोकर, बट यू शुड बी ह्यूमरस। यूज द ह्यूमर पॉजिटिवली। ह्यूमर फनी होना और बात है, फनी, लेकिन जोकर नहीं बनना। ये ना कि मस्खरापनी हो जाए, लेकिन प्लीज इंप्रेशन ये पढ़ना चाहिए, यार बहुत मजा आया, जबरदस्त यार, बहुत मजा आया। ये और स्माइल को यूज करें, पावर ऑफ स्माइल। स्माइल इज वेरी कंटेजियस। क्यों हंसने लगे सर आप? पहले से ही हंसता। इट्स सो, मैंने ये थाउजेंड्स टाइम ट्राई किया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। संजीदा से संजीदा बंदे के ऊपर आप यूं स्माइल करने लग जाए ना, इट इज सो कंटेजियस, यू स्टार्ट स्माइलिंग। प्लीज यूज द पावर ऑफ द स्माइल। बट दिस इज नॉट द स्माइल, दिस इज नॉट द स्माइल, राइट? विच पार्ट ऑफ द बॉडी स्माइल्स? Eyes, they smile. Compare these eyes with these eyes. This is the real smile. Real smile is not from the eyes, sir. Real smile is from the heart. If I love you, it will flow from my eyes. If I hate you from the heart, no matter how much I show my teeth, but my eyes will not transfer that love. Right? So love comes from the heart. तो दिल को संभालने, नीयत और दिल को संभालने की जरूरत है। तो आप यूज करें। आप अब लेक्चर्स के अंदर ना, कम विद अ स्माइलिंग फेस एंड जनरेट द स्माइल फ्रॉम योर हार्ट। जनरेट योर स्माइल फ्रॉम द हार्ट, एंड दैट विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन योर कंडक्ट एंड एटीट्यूड, एंड हेंस द आउटकम विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। ऑब्वियसली बार बार कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, वो मैं आई हैव जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इट मेनी टाइम्स इस पूरे टॉक के दौरान। टाइम का जरूर ख्याल रखें, और क्वेश्चंस के लिए कुछ सवाल जरूर छोड़ें। ये ना करें, देखिए ये फोटो भी बनी हुई है, मैं खुद भी करके दिखाता हूं अगर ये इजाजत दे तो। हाँ जाओ, ऐसे करके लेक्चर ना लें, ऐसे करके। When we are not confident now, we actually stand like this, like this. Don't do like this. Just come here in front. Open, available, be available, be open. Thank you. Be open, be available. Right? This actually develops a rapport and a relationship with the audience. ये कुछ बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे दोस्तों के लेक्चर्स अटेंड किए हैं। मैं आपको पता खामोशी से कई दफ़ा आके बैठ जाता हूँ। पर्पस इज़ नॉट टू एम्बेरस एनीवन, जस्ट टू हैव एन आइडिया। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप में से किसी ने मेरी ACR नहीं लिखनी, तो ये मैं खुशामद में नहीं कह रहा। आई रियली लव यू लाइक माई ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट। लिहाजा अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, बुनियादी तौर पर इसका पर्पस सिर्फ यही है कि हम सारे अपनी एनर्जीज को पूल अप करके इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट के लिए कुछ करें। क्योंकि आप मुझसे छोटे हैं, उसमें अक्सर कुछ मेरी एज के भी होंगे 2-4। अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस हैव टू डाई, एंड दैट इज़ नॉट वेरी फार। तो जाने से पहले कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाएं। अगर हमारे जाने के बाद लोग यही कह रहे हो कि बंदा बड़ा पैड़ा सी, या हमारे बारे में लोग नेगेटिव लेगेसी छोड़ के जाएं, तो हमने इस दुनिया में से क्या कमाया? खाना पीना कपड़े गाड़ी तो सब ने ले ली, सब गाड़ियां चलाते हैं, सब खाते हैं, कब पीते हैं, तो ये तो कोई डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट नहीं है हमारा। हाँ, किसी के 6 प्लॉट होंगे, किसी के 2 प्लॉट होंगे, किसी का कोई प्लॉट नहीं होगा, लेकिन असल चीज़ तो हमारी लेगेसी है जो पीछे छोड़ के जाएंगे हम। तो इसलिए मैं फर्स्ट करिए जितनी भी प्रोबिंग एक्टिविटीज सारी करता हूँ, द पर्पज इज ऑनेस्ट to you and to my conscience is so that all of us, when we leave this institute, and we have to leave ultimately, we have to leave some kind of a legacy, right? ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, जिसमें हमें बहुत लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, कंप्यूटर इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर एनिमी, बट समटाइम वी मेक इट आवर एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्लाइड, someone who has made this slide, he has put lot of effort on this slide. Congratulations to him. But do you think this slide is solving any purpose? No. Or maybe this slide. अगर आप अपने लेक्चर्स देखें, हमारी अक्सर स्लाइड्स इसी तरह की हैं, जिसमें हमने पूरा नॉलेज लिख के दे दिया है,
एंड नॉट जस्ट, आप उसको ऑब्जर्व करें। ये स्लाइड मैंने लिट की, मैंने ये देखा, तो जो एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है ना, उसने सोते हुए ऐसे आंख करके देखा, एंड ही जस्ट असेस्ड कि ये कुछ 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, एंड ही थॉट कि मेरे पास 2 मिनट सोने के भी और हैं, एंड यू गवर्नमेंट से कोई पौने, जब 1 मिनट और 45 सेकंड में ऐसे करके देख लेगा अगली स्लाइड आई कि नहीं आई, लेकिन इस दौरान के अंदर वो ऐसे ही रहेगा। और इट इज इम्पॉसिबल कि इतनी बड़ी स्लाइड आपको ज़बानी याद हो, आपने मुड़ के इधर देखना ही देखना है। एंड बाय दैट टाइम स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैड अ वंडरफुल टाइम टू रिलैक्स। ऑलराइट, लाइक दिस। इसलिए क्या है, विजुअल शुड बी अ विजुअल, दिस इज नॉट अ विजुअल एट ऑल। एंड प्लीज रिमेंबर आवर विजुअल रिसेप्टर्स, मैं इंफॉर्मेशन जब प्रोसेसिंग आपसे अर्ज करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारा जो विजुअल्स है ना, वो मैक्सिमम 4 मैसेज ले सकता है, और जो ऑडिटरी है वो मैक्सिमम 7 ले सकता है। अगर आप 4 की बजाय 6 दे दें तो ऐसा नहीं होगा कि इट विल टेक 4 आउट ऑफ दो 6, इट विल टेक नन ऑफ दैम। इसमें से एक एक करके बंदा गुजर सकता है। अगर आप 6 बंदे इकट्ठे गुजारेंगे तो एक भी नहीं गुजरेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर इस स्लाइड का यह मतलब नहीं कि ऊपर की 4 लाइनें लोगों को याद हो जाएंगी, उनमें से एक भी याद नहीं होगी। तो विजुअल हैज टू बी अ विजुअल। जब आप स्लाइडें बनाएं, आप याद रखिएगा ये है 1 मैसेज पर स्लाइड। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी ना, जो नेक्स्ट लेक्चर में, आप 10 की बजाय 50 स्लाइडें बना लें, बट 1 स्लाइड शुड हैव 1 मैसेज। नंबर 2, अवॉइड कंप्लीट सेंटेंस। Carcinoma of rectum is a disease in which there is a tumor rising from the mucosa of the rectum। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखें carcinoma of rectum बस, बाकी खुद बोलें। Now this slide will not disturb you। अगर आपने 6 लाइनें, एक मैसेज तो एक ही था उसमें, तो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत, अगर इसकी फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच लें। मोर ओवर दिस विल बी वीडियो रिकॉर्डेड एंड इट विल बी पुट ऑन आवर चैनल। आपको पता है ना, हमारा एक चैनल है कॉलेज का, चूंकि पहले मेरा बना सर्जन जावेद 1, तो दिस विल बी पुट ऑन सर्जन एंड इट इज विल बी अवेलेबल फॉर योर रेडी रेफरेंस, ऑल दोज थिंग्स। आई विल पुट इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो प्लीज आप देखिए कि अवॉइड कंप्लीट सेंटेंस। अब आप जो स्लाइडें बनाएंगे आप ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड ये है, नो मोर देन 6 वर्ड्स इन अ टाइटल। एंड दिस हैज, देखिए मेरी अपनी बात नहीं है, ये साइंटिफिकली ऑब्जर्व डाटा के साथ है। एक लाइन टाइटल में 6 से ज्यादा लफ्ज नहीं होने चाहिए। एंड नो मोर देन 7 लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन 1 स्लाइड, एंड नो मोर देन 7 वर्ड्स per line. If you just take care of all these things, your presentation will become very effective and very beautiful. और मीडियम, आप ये ना समझिए कि मल्टीमीडिया ही जरूरी है। You can pick any medium. This chalk and board is fantastic medium. फिर दब गया। Overhead slides, computerized programs, these are all multimedias, all programs which we can use. और एक चीज जो हम बहुत कम यूज करते हैं वो है हैंडआउट्स। अब आपने ना, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस मुझे कभी याद नहीं हुई, सर क्लास को मैं पढ़ाता हूं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं बोर्ड पे पढ़ा के और मैं आपको याद करा दूंगा, मुझे खुद तो याद नहीं हुई, खुद तो मैंने रात को पढ़ी है। तो व्हाई नॉट टू मेक अ हैंड आउट। और हैंड आउट आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, आपको इसकी फोटो खींच लेना। इरम, अच्छा, एनीवन हैज फोन नंबर ऑफ इरम? यस, सो एनीवन इफ वांट्स इट कैन जस्ट मैसेज इरम एंड शी विल व्हाट्सएप इट टू यू। दैट्स इट। लड़कों में से एक बंदा बना दें, उसका ईमेल एड्रेस लिख दें, लड़कियों में से एक लिख के उसका ईमेल एड्रेस लिख दें, जो वॉलंटियर हो खुद, उनको जिसने लेना हो उसको ईमेल भेज दे, उसको भेज दें। हैंडआउट्स को आप यूज करके देखें। आपने जो लेक्चर लिया है ना, उस लेक्चर का एक हैंडआउट बना लें और उसको सॉफ्ट कॉपी बना लें, और बाद में कह दें माई ईमेल इज surjanjaved@hotmail.com, एनीवन हु वांट्स अ हैंड प्लीज पुट इट इन दिस। या आप में से कोई 2 मुझे दे दें ईमेल, तो उसको मैं भेज दूं। और क्या सर, मुझे भी भेजे, मुझे हर बंदा कहेगा। आप देखें ना, कभी वो कोई पंफलेट बट रहे हो ना, तो लोग, हालांकि उसमें लिखा ये होता है कि भाई मेकअप का कोई सामान, तो लोग सारे मैनू ही दे। कुछ चीज बिट रही हो ना, तो लोग उसको लेने के लिए तैयार, तो हर बंदा उसको लेने को तैयार हो जाएगा। तो यूज दिस हैंडआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल जो हम मिस कर देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, बस खत्म होने वाली हमारी बात। इफ स्लाइड इज नॉट अंडरस्टूड इन 4 seconds, इट्स अ बैड स्लाइड। आपने जो स्लाइड बनाई अगर 4 सेकंड में समझ में नहीं आ रही, इट्स अ बैड स्लाइड। और कलर जो है वो ध्यान से यूज करें। और प्लीज याद रखिए, बाज का तो फैंसी स्लाइड बनाते हैं ना, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस, साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस के अंदर आप 2 बातें याद रखें, नीला बैकग्राउंड और उस पर येलो राइटिंग्स, या व्हाइट बैकग्राउंड उस पर ब्लैक
या ब्लैक और उस पर वाइट, बस ये 3 बातें आप याद रखें। फिर एकेडमिक स्लाइड्स अगर आप नीले बैकग्राउंड पे येलो लिखेंगे, दे विल बी बेस्ट विजिबल और बेहतरीन स्लाइड्स होंगी। और ये कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। यूज कलर्स वाइजली, एक स्लाइड में एक ही तरह के कलर होने चाहिए या ज्यादा 2 होने चाहिए। और ऐसा ना करें बहुत डिफरेंट फॉन्ट ना यूज करें स्लाइड्स के अंदर, कोई बड़ा कोई छोटा कोई गंदा। अच्छा, या थिक करें और अपर केस करें, और ये ना हो कि डिफरेंट साइज, कोई छोटा साइज को बड़ा। जो ही स्लाइड के ऊपर छोटे बड़े साइज के नजर आएंगे ना, हाँ, तो दिमाग ऑफ हो जाएगा। या अपर केस करें या लोअर केस यूज करें, और बहुत ज्यादा पिक्चर्स ना लगाएं। टू मैनी, इट इज राइट दैट वन पिक्चर एक्चुअली स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, लेकिन बहुत ज्यादा तस्वीरें अगर आप लगा देंगे ना, देखें जैसे कंफ्यूज हो गए हम। और स्लाइड के इर्द, ये देखिए, याद रखिए, इस तरह से ना लिखें, डोंट स्पेस, और इस तरह भी ना करें, और इस तरह, और फिल इवनली फिल करें, और साइड पे हमेशा मार्जिन होना चाहिए स्लाइड का। तो ये कुछ एविडेंस बेस्ड तरीके हैं जिनसे आप स्लाइड्स को अच्छा बना सकते हैं। ऑफ कोर्स पिक्चर्स बहुत इफेक्टिव होती हैं। अब जब नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन तैयार करें, हर काम में आप जरा गूगल पे लिख के देखें तो आपको उसका इतना जबरदस्त इमेज मिल जाएगा कि वो जबरदस्त कर देगा। वीडियोस दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं वीडियो, हाँ दिखा सकते हैं। ऑडियोस, समटाइम ऑडियोस, आपने कार्डियक साइकिल बनाया ना, कार्डियक साइकिल उसका है, तो आपने छोटी सी डाउनलोड करके वीडियो हार्ट साउंड्स के साथ लगा दी, ऐसे 15 सेकंड। इट विल बी एन आइस ब्रेकर, इट विल बी एन एक्टिविटी, इट विल बी एन ऑडियो, जबरदस्त चीज बन गई। ये मैं इसको मैं स्किप करता हूं, जो चीजें, हाँ ये चीजें शायद आपको पहले हो, जो अहम चीजें बताता हूं। रूल्स पहले सेटअप कर दें लेक्चर्स के अंदर। ये 40 मिनट का लेक्चर होगा, इस लेक्चर के दौरान सवाल आप नहीं पूछेंगे, कागज पे लिखते रहेंगे, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आपने सवाल पूछने। या ये 40 मिनट का लेक्चर होगा, बीच में अगर आपको सवाल पूछना चाहें तो आपको सवाल पूछने की इजाजत है, लेकिन हाथ खड़ा कर लीजिएगा। तमाम लोग मोबाइल ऑफ कर दें और यूं कर दें। वट एवर, आप लेक्चर से पहले एक हमेशा रूल जरूर डिफाइन कर लें, राइट, ताकि सबको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई कॉन्टैक्ट फिर बात करेंगे तफसील से, ऑब्वियसली। अच्छा, क्वेश्चंस के बारे में क्या लोग सवाल पूछते हैं ना, उनके बारे में। आप भी डेमोस्ट्रेटर हैं आजकल, हैं? आ जाओ। नो आ जाओ, अब तो खत्म होने वाला है, आपसे दुआएं खैर कराएंगे आखिर में। ओके, क्वेश्चन जो पूछते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक तो जो भी सवाल पूछे ऑलवेज रिपीट इट। आप मुझसे कोई सवाल पूछें इसके बारे में, कोई भी सवाल पूछे आज के लेक्चर। व्हाट इज द लेक्चरिंग टेक्निक्स है या हमारे इंप्रूव करने के लिए? आपने ये पूछा है कि व्हाट इज द लेक्चरिंग टेक्निक। सो बिफोर आंसरिंग दैट वी नीड टू रिपीट दैट। नहीं, 2 है। एक तो क्लियरिटी, जो वो कह रहे हैं पता नहीं मैं समझा भी हूं किसी नहीं समझा। दूसरा ये कि एवरीवन विल बी इन्वॉल्व्ड इन इट एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द ग्रुप। ओके, इन्होंने हसन ने सवाल पूछा है कि लेक्चरिंग टेक्निक, आप में से कौन बताएगा लेक्चरिंग टेक्निक क्या है? अब आपने एक तलवार से कितने सारे शिकार कर लिए, एक्टिविटी क्रिएट कर ली, आइस ब्रेकर क्रिएट कर लिया, प्लस असेस कर लिया कि किसको समझ में हो सकता है किसी को ना जवाब दे सके, तो फिर आप खुद जवाब दे दीजिए। क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ग्रुप से जनरेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है, आंसर ऑब्वियसली डोंट बी अफ्रेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो। देयर इज नो शेम इन सेइंग इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, समहाउ इट इज नॉट कमिंग इन माय माइंड, मैं इसको देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा, मगर फिर बाद में बताऊंगा। बताना जरूर, हाँ ये जरूरी है। और आखिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज डिस्प्ले दैट ऑब्जेक्टिव अगेन एंड प्लीज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से पहले आखिरी स्लाइड में एक लफ्ज मैंने लिखा है, अलोन प्रैक्टिस इज नॉट एनफ, प्रैक्टिस हैज टू बी विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और ये करेज हमें पैदा करना पड़ेगा, शीशे को देखने का करेज पैदा करना पड़ेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो एक हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो इतना साइंटिफिक होगा कि उसमें एम्बैरेसमेंट किसी के लिए नहीं होगी, बट स्टूडेंट्स विल बी गिविंग अस द फीडबैक, राइट? आई स्टार्टेड इट फ्रॉम माई सेल्फ, आई हैव डेवलप्ड अ फीडबैक फॉर्म विच ऑल ऑफ यू विल गेट, और आपने मेरे बारे में मेरे पूरे साल की परफॉर्मेंस की फीडबैक देनी है, और आप उसके ऊपर बेशक अपना नाम ना लिखना। ऑल डेमोस्ट्रेटर्स विल गेट दैट फॉर्म, ठीक है? Similarly, your professors will get the feedback, and the purpose of this feedback is not ACR, its purpose is not, it is only improvement, or it will be anonymous, so no one. तो ये we are going to, हमें 1 साल लगा इस सारे का सिस्टम डेवलप करने को,
मगर ये जल्दी आपके पास है। आपके पास कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आएगी तो आपको पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूं, मुझे पता लगेगा मेरे क्या प्रॉब्लम है और मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वरना तुम इसी पे मुतमईन होकर बैठे रहेंगे। पता भी तो लगे जो नमाज पढ़ रहे हैं कबूल भी हो रही है कि नहीं हो रही, पता भी तो लगे कि सिक्का जो चला रहे हैं खोटा है कि खरा सिक्का है, सिर्फ अपनी अथॉरिटी, अपनी एज की अथॉरिटी की बुनियाद पर ही तो नहीं चली जा रहा है। तो ये सारा हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, ये आखिर में है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अगर कुछ गड़बड़े हो जाए तो क्या करना। लेक्चर में आपने भी बेटा फातिमा ने भी पूछे थे कुछ सवाल, तो उनमें से शायद आपके सवाल, लेट अराइवल, स्टूडेंट लेट आए तो क्या करना चाहिए? बैठ रहे सर, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? तकबीर उला से पढ़नी चाहिए ना, तकबीर उला के साथ पढ़नी चाहिए ना, लेक्चर को भी तकबीर उला के साथ अटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर चौथी रकात में आप जमात में आ जाएं तो क्या होता है, आप शामिल कर लेते हैं आप, है ना। तो ये मैं कहता हूं जो चौथी रकात में भी आ रहा है। अच्छा हाँ, हाजिरी का क्या है, इट इज अप टू यू, यू मेक अ पॉलिसी दैट आई विल पुट माई अटेंडेंस फर्स्ट, आप लगा लें, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। आप क्या मैं एंड में लगाऊंगा, लगा लें। आप कहते हैं कि दरमियान में लगाऊंगा, लगा लें, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। दिस इज योर बिहेवियरिस्ट स्टाइल, जो कि 10% इजाजत है आपको। आप कहें माई पॉलिसी इज कि 10 मिनट के बाद हाजिरी होगी और नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद कुंडी नहीं बंद होगी, राइट? हैं? पहले छोटा, अब हम खुद तो चेंज कर लें। दिस लेक्चर इज अबाउट होम, दिस लेक्चर इज अबाउट यू एंड मी, दिस इज नॉट अबाउट देम। दिस लेक्चर इज फॉर मी एंड यू, दिस इज नॉट अबाउट देम। उसका कुछ ना नहीं, कोई ना कोई मैकेनिज्म आपको करे। आप कहेंगे जो बाकी पड़ा है ना, आपका क्या नाम है, आपका नाम है, ये आपकी दोस्ती है उनसे? हाँ दोस्ती है। आप कोई ऐसा है स्टूडेंट जो इनको जो बाकी जो आधा घंटा मिस हुआ है पढ़ाने को तैयार होगा? एनीवन को जो वॉलंटियर होगा? तो कोई ये कहेगा हाँ जी मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा ओके, आपने ये सारा सीखना है, ओके। और अब आप नाउ हैव अ चांस फॉर एन आइस ब्रेकर, और आज रात को मायदा का खाना तुम इसको खिलाओगे। एवरी क्लास तालियां बजा देगी, खुश हो जाएगी सारी। तो मैंने ये कहा उसको कॉम्पनसेट करने की मैकेनिज्म हमने डेवलप करनी है। क्रिएट सम काइंड ऑफ पीयर असिस्टेड लर्निंग का कुछ कर दे, कुछ कर दे। उस सारे का क्या फायदा होगा? इतने सारे प्रोसेस जब उसके ऊपर होगा तो ही विल रियलाइज कि यार मैं कितनी बड़ी गड़बड़ कर चुका हूं, और विदाउट एम्बैरेसिंग। दूसरा बेटा एक है कि दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउ यू हैव गॉट अ होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में जब आना है ना, मुझे नहीं पता कहां से सीखना है, किताब से पढ़ो, जहां से मर्जी, दोस्तों से सीख लो, लेकिन आपने जमा सबमिट कराना है मेरे पास। अब आपका काम बढ़ गया ना थोड़ा सा, लेकिन माँ का काम बढ़ जाता है ना, अब क्या करें। तो लेकिन नाउ दिस विल बी बॉय या गर्ल जो अब एक पूरे इस प्रोसेस से गुजर के हो जाएगी कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ये तेरी 4 गाड़ी लगता है दाखला बंद कर देंगे, that is not going to change. Punishment never changes people, please remember. Punishment makes them crooked, and सबसे क्रिमिनल लोग होते हैं जिनको सजाएं मिली होती हैं। सबसे जुर्म वो करते हैं जो पहले जेल में रहे होते हैं। तो इसलिए यू हैव टू मेक सम मैकेनिज्म। लेट अराइवल के लिए मेरा भी यही ख्याल है जो आपने कहा है। अनइनवाइटेड क्वेश्चंस, पोस्ट ग्रेजुएट में ये बहुत हमें प्रॉब्लम होता है। अब जब हम MCPS HPE को मैं पढ़ाता हूँ तो सामने जनरल साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, बड़ा प्रिंसिपल बैठा है, प्रोफेसर, तो समटाइम दे हैव अनइनवाइटेड क्वेश्चंस। तो उसमें अगर आपने सेट अंडर ग्रेजुएट में इफ यू हैव सेट रूल ऑलरेडी यू कैन हैंडल इट। फिर भी अगर कोई बार बार किया जा रहा है तो उसको बेटा बात ये है द टाइम इज लिमिटेड, तो आई अप्रिशिएट, बेइज्जती ना उसकी, आई अप्रिशिएट that you have got these questions. May I ask you to please write down these questions on a paper and give me at the end of the lecture, and someone will contact you this, right? Mobiles अंडर ग्रेजुएट में मेरा ये ख्याल है कि अनलेस अनलेस योर एक्टिविटी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पोल करते हैं, दरमियान में राय पूछते हैं, उनको असाइनमेंट दे देते हैं कि आप नेट से पता करके बताएं। पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर हम इसको इजाजत देते हैं, MCPS HPE के अंदर चूंकि फॉरन नेट चाहिए होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप शुरू में लॉ बता दें कि बेटा अपना मोबाइल जो है वो बंद है। अब बीच में अगर किसी का बोल पड़ा, यूज इट एन आइस ब्रेकर, कोई बात नहीं, कोई वंस इन अ स्लीपिंग स्टूडेंट्स, सो रहा हो तो फिर क्या करना है? क्यों मैडम सो रहा हो तो क्या करना है स्टूडेंट? हाँ एग्जैक्टली, आप समझ गए। लेकिन ये कि अगर फिर भी अगर उससे हो रही है ना, जैसे आप सो रही हैं ना, आप सो रही हैं,
तो आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, राइट? एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप यू कैन क्रिएट अ विट आउट ऑफ इट. अब इरम से मेरा रिलेशनशिप है, आई नो, आई मीन शी इज़ लाइक, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से. अब मतलब मैं आप मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आई नो हर हस्बैंड, शी इज़ लाइक माई डॉटर और यंगर सिस्टर. तो अब मेरे पास एक मान है ना इसका, तो मैं उन्हें उस मान के अंदर रह के बात करनी है. अजनबी से वो बात मैं नहीं कर सकूंगा, इससे कर सकूंगा. यानी आप लोगों से जो बात कर, फरियाल से जो मैं बात कर सकता हूँ वो हो सकता है मैं किसी और से ना कर सकता हूँ, राइट? तो आपने अपने मान के हिसाब से फिक्रा बोलना है. जैसे अगर आपको मैं जगाया ना, आपने अब बात की, ये आंख खुल गई, तो मैंने कहा इरम गुड मॉर्निंग, इट्स इनफ, इट्स इनफ, दैट्स इट. सारी क्लास हंसेगी एक दफा, इट विल बी एन आइस ब्रेकर एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. इट्स इनफ, इट्स इनफ. सो इट डिपेंड्स कि किस लेवल का हमारा रिलेशनशिप है, हमारा फिक्रा कौन बर्दाश्त करता है, हमारे रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे. तो स्लीपिंग स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल में ये तरीकेकार है. टेक्निकल डिजास्टर हो जाए तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि दरमियान में स्लाइडें बंद हो गई तो मैंने जुबानी क्या करना है. डीलिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, ये मेरी राय है. अगर आपको इसमें से इख्तलाफ हो तो आप इसको बता सकते हैं. मेरे ख्याल में टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू रिमेन काम. इज्जत बेइज्जती का मसला ना बनाएं. मेक श्योर that he understands that his behavior is disliked, not him. तुम हो ही ऐसे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों वाले होते ही ऐसे हैं. राजनपुर का रहने वाला मैंने कोई शरीफ आदमी नहीं देखा. तू जट ते नहीं किते, जट्टां दी अकल इत्थे हुंदी है. डोंट ट्राई टू लेबल द स्टूडेंट्स. तुम वही हो ना जिसने पहले किया था. डोंट ट्राई टू सुपर इम्पोज पास्ट ऑन दिस. उस एक्ट को, ये मुझे पसंद नहीं आया कि आपने ये किया, बस दैट्स इट. बाकी ये आप बुरे नहीं है, आप बुरे नहीं है, मगर ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तो ये उसको समझ में आना चाहिए. वी शुड नॉट लेबल हिम, वी शुड नॉट लेबल हिज ट्रेड. ठीक है? नेवर रिसॉर्ट टू ब्लेम एंड रिडिक्यूल. मजाक तो नहीं किसी का उड़ाना चाहिए. मजाक उड़ाना तो दुनिया का सबसे खौफनाक काम. और वो जिसका मजाक उड़ाएंगे वो रिटेलिएट करेगा. आपको समझ में नहीं आएगा कैसे रिटेलिएट करेगा. आई रिमेंबर आई वॉज इन शिफा इंटरनेशनल, तो वहाँ एक AP आए, तो वो ना हमारे एक SR की ना बहुत बेइज्जती करते थे. तो आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर. मैंने उनको बहुत समझाया, वो इंग्लैंड से आए थे. तो वो ना इतना परेशान बेचारा होता था, उसको जलील करते, ग्लव्स उतारो, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें. बेचारा बहुत रिडिक्यूल होता था. कुछ 6 महीने बाद पता चला सलीम साहब वापस इंग्लैंड चले गए. तो मुझे वो हसन कहने लगा सर एवं नहीं गए, कोई 10-12 जगह ते मैं जाके पूछा कंटीन च ऑपरेशन किदे को कराया सी. उन्होंने कहा सलीम साहब को. कहना तौबा. कहते की गल उन्हें, यार साडा सीनियर है, मैं मूँह किसी की गल नहीं करता. एवं 8-10 जगह ते मैनू कहना पिया. तो प्रैक्टिस खत्म. छोटा सा शिफा इंटरनेशनल, तुम जानती हो सलीम साहब को? एक आए थे, तुम उस वक्त थी वहाँ. हसन मुझे मिला था हफ्ता पहले, अलुमिनाय में आया हुआ था. तो हसन को जानती हो, ऐसे कर सकता है. तो मैंने कहा हसन ये तू मेरे खिलाफ हो गया तो तू भी मैनू भी बड़ा तंग करेगा. कहता सर टोडे बारे जरा मुश्किल होएगा, लेकिन जो तुम मैं कढ़ना हो तो कढ़ सकता है. मैं कहा कि मैं पूछांगा कि ऑपरेशन कराया सी. उन्होंने कहा जी फलानों का. देखो कोई थायराइड या पित्ता कराना हो तो ठीक है, बाकी ते तौबा. सो नेवर थिंक कि आपका जो चपड़ासी है उसकी ताकत नहीं है कोई, और आपने उसको बेईमान, उसने उसको आपने सड़क के ऊपर बेइज्जती कर दी क्योंकि आप उसको चंड मार सकते थे. वो आपको ऐसी चंड मार. कहते हैं गरीब आदमी की कमीनगी से बचें आप, पावरलेस की कमीनगी से आपको बचें. वो किसी लेवल पर भी आ जाएगा और पीपल विल ट्रस्ट हिम. सर मैं 30 साल का इन्होंने नाल है, अब ये जो चाहे मेरा कर सकता है. सर सुबह शाम उनके साथ होता है, बस तुसी छड्डो उत्ते दियां गल्लां. सिर्फ गल कि ना मैं नहीं, मेरे वालिद के बराबर है, मैंने मुंह से कुछ नहीं निकालना, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए. बस अल्लाह हम सबको माफ़ करे, उनको भी माफ़ करे, मुझे भी माफ़ करे. गलती हर इंसान से होती है. अब मैं नहीं कहता मुंह से, भाई उनके एहसान भी है मेरे ऊपर, अब मैं क्यों कहूँ कि अल्लाह जाने वो जाने. अब ये कहीं भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ गई, मैं तो अल्लाह कैसे, मैंने तो कोई आपके खिलाफ कोई बात नहीं की, और की भी उन्होंने कोई बात नहीं. नेवर रिडिक्यूल पीपल, नेवर अंडर एस्टिमेट पीपल, नेवर इंसल्ट देम जस्ट बिकॉज ही इज पियन, ही कांट टॉक इन फ्रंट ऑफ यू. आप उसकी बेइज्जती कर दें या स्टूडेंट्स की आप बेइज्जती कर दें, दे विल फायर बैक एंड दे फायर बैक वेरी बैडली. अगर आपने उनको गोली मारी है ना, वो आपको तोप का गोला मारेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये याद रखिएगा. नेवर रिडिक्यूल एंड ब्लेम. मुंह से फिक्रा निकालते हो, आपने जरा सी को बात की, आपको पता नहीं उसका रिपरकशन कितनी ज्यादा होगी. एंड गिव हिम अ चांस टू एक्सप्लेन एज वेल. देर से क्यों आए हो, देर से क्यों आए हो, देर से क्यों फलाना, देर से. सर मेरी अम्मी ICU में दाखिल थी, मैं उनको वहां छोड़ के आया हूं. एंड सडनली यू हैव नो फीट टू स्टैंड, यू हैव नो फीट टू स्टैंड. Try to remain courteous in the face of anger and hostility. Treat all students respectfully and politely, please.
और प्यूनिटिव एक्शन अगर आपने करना, मैं ये नहीं कहता सजा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, करना भी पड़ा ना, इट शुड नॉट बी अ पब्लिक ह्यूमिलिएशन। यू कॉल हिम इन द ऑफिस करके, सबके सामने नहीं करना, जो उसकी सजा है उसको सजा दें। इसमें मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक औरत को सजा मिल रही थी, वो संसार किया जा रहा था, ज़िना पे। तो एक आदमी जब वो ले जा के जाने लगे तो एक आदमी ने उसके ऊपर ना बदतमीजी से कोई फिक्रा बोला, सारे साहबी होंगे। तो नबी साहब इतने नाराज़ हुए, उन्होंने कहा इसका खून इतना पाक है कि किसी पर उसका छींटा पड़ जाए तो उसके ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी सजा पाकर अल्लाह के सामने सुरखरू होकर जा रही है। तो तुम्हारी जरूरत कैसी हुई ये बात करने की? वो बड़ी सरजनिश की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो समवन, भैया आप उसको जुर्म की सजा है, उसको सजा दें। आप किस बात पर उसकी बेइज्जती किस बात की करते हैं? सुने जरूर, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड, और कल्चरल डिफरेंस का ख्याल रखें। देखो ना, एक आप बंदे से सवाल पूछते हैं, वो कहता है लूहे को लूहा काटता है, आप कहते हैं क्या है भाई? जापानीज अपनी जापानीज एक्सेंट में बोलता है, सराइकी अगर सराइकी एक्सेंट में बोल गया, पंजाबी अगर पंजाबी एक्सेंट में बोल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ कल्चरल देखे ना, सराइकी बोलने वाले हार्ट को हर्ट कहते हैं, तो आपको यार तो बोलना नहीं आता, तो पता नहीं आता भाई। दैट इज, उसके नॉलेज का तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं, उसके बिहेवियर का तो कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज हाउ इट इज द कल्चरल डिफरेंसेस। सो प्लीज रिस्पेक्ट। ओए सूफी, ओ सूफी, बट आई एम अ सफरर ऑफ दिस ऑल फाइनल ईयर, यू नो, सारे ओ सूफी, ओ मौलवी, ओए टेडी, मतलब दिस इज वेरी बैड। और आप कुरान की आयत याद रखें, कुरान के कुछ हुक्म हैं, उन हुक्म में से एक हुक्म है वला तनाबुजु बिल अलकाब, नेवर नेम एनीबॉडी। कुरान का हुक्म है, ऑर्डर है, अल्लाह का ऑर्डर है, नेवर नेम एनीबॉडी। तो किसी का कल्चरल डिफरेंस एम सूफी, ओ मौलवी, ऐसे करो, ओ नकाब वाली लड़की खड़ी हो, दिस इज वेरी 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 ह्यूमिलिएटिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। और छोटे छोटे प्रॉब्लम को मिस करें आप, ये बात समझ, मिनिमाइज, छोटे छोटे कुछ छोड़ दो। और लेबलिंग, मैंने कहा स्टूडेंट्स को लेबल, अच्छा ये है ही बुरा, ये है ही बुरा। बस ये आखिरी 2-3 स्लाइडें हैं। यू आर अ टीचर व्हेन स्टूडेंट्स, आप खुद बताएं, अगली लाइन आप खुद लिखें। लिसन्स यू, ओके, रिस्पेक्ट्स यू, अंडरस्टैंड्स यू, लव्स यू, when they learn and remember what you teach। गल मैनू ना, मतलब आई कैन, इफ आई क्लोज माई आईज, ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई, ये मेरी माँ ने सिखाई, ये मेरी माँ ने, ये मेरे अब्बा ने सिखाई, ये मेरे अब्बा ने सिखाई, ये मेरे फलान, ये जाफरी साहब ने सिखाई, ये बाबर साहब ने सिखाई, ये इन्होंने सिखाई, ये इन्होंने सिखाई। तो हमारे बारे में भी कोई लिस्ट होनी चाहिए उनके दिमाग के अंदर कि भाईजान ये चीज़ें मैंने को सीखियाँ ने। ये एक नेगेटिव हो, ये हो कि हमारे बारे में नेगेटिव राय हो, ये कितनी क्या कमाल की बात है। इन्हें क्या हम अपने सामने और अल्लाह के सामने क्या लेके जाएंगे? तो दे लर्न एंड रिमेंबर व्हाट वी टीच, गेन नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके लेक्चर करोगे, यार ये बात तो मुझे पता नहीं थी, तो पता चल गई यार, मुझे कमाल हो गया। एंड दे एंजॉय लर्निंग, मजा बड़ा है यार, बहुत जबरदस्त यार, बहुत मजा है। आर इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग मोर, पुट इन टू प्रैक्टिस व्हाट दे लर्न। यार आज से ना मैंने, अच्छा अगर फर्ज करें आप सुबह से कहें यार स्लाइडें हम इस तरह बनाएंगे, यार ये वाकई ये बात ये नहीं करना, तो दैट थिंक दिस टॉक वाज सक्सेसफुल, इट वाज अ सक्सेसफुल टॉक अगर आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। दे आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय दैट। यार ये जो टेक लेक्चर अच्छा था, इसके बारे में और भी जरा हम सीखेंगे। और ये मेरे ख्याल आखिरी से पहले सवाल है, ये आप अपने आप से सवाल पूछें, एक अपने दिल से रिफ्लेक्ट करें, अपने बारे से पूछें, विल आई बी रिमेंबर्ड एज अ गुड टीचर? मैं आपसे जवाब नहीं पूछता इसका, आप खुद जवाब दें। आपकी क्या राय है आपके बारे में? लोग क्या मुझे याद रखेंगे कि मैं अच्छा टीचर था? और इसका खुद जवाब तलाश करें। डू आई ऑफर अ गुड रोल मॉडल फॉर फ्यूचर टीचर? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सख्त गुस्से वाला है, सख्त लड़ाका है, माफ नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है, हर से लड़ाई है इसकी, चिड़चिड़ा है बहुत ज्यादा, टाइम पे कभी भी नहीं आता, बेईमान है, ये कहते हैं हमारे बारे में लोग। हम खुद पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या मैं माफ कर देता हूं? मेरे अंदर हिम्मत है माफ करने की? डू आई मोटिवेट? लोग सारे कहते हैं यार आसन के पास बैठने का बड़ा मजा आता है यार, बहुत मजा आता है यार, यार ये बैठे ना कभी बर्क साहब के पास, यार इनके पास कुछ टाइम निकाले ना, मजा आए यार, मुझे जरा बैठूं मैं, यार बड़ा मजा आता है इनके पास। क्या हमारे बारे में लोग ऐसे कहते हैं या ऐसे कहते हैं कि डू आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट्स? या आई एम always trying to penalize them, always trying to ridicule them, always trying to blame them? स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं जी, वो नहीं पढ़ते, आते नहीं है, बदतमीज है सारे, रूड है।
But do we try to understand them? Do I encourage pattern of lifelong learning? ये करता हूँ कि नहीं? ये कर रहा है, ये करना पड़ेगा सर। इस बच्चे से ये काम कराना है ना, खुद ये करना पड़ेगा। मतलब कैसे करेगा बच्चा आपका काम? और इसी तरह से हम दुनिया में चले जाएंगे आराम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खाते खुलेंगे तो पता चलेगा। और आखिरी, आई एम श्योर ये आखिरी से मैसेज वाली आखिरी स्लाइड है। एम आई हैविंग अ लेगेसी? लेगेसी का मतलब आपके इल्म में है क्या है? कोई ऐसा जिसको नहीं पता लेगेसी का? प्लीज रेज योर हैंड अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप शर्मा रहे थे ना, फिर आप ऊंचा हाथ खड़ा कर, उसको नहीं पता। लेगेसी का मतलब यह है, लेगेसी का मतलब यह है, सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जब मैं ये कमरा छोड़ के जाऊंगा तो आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे? जब मैं ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाऊंगा आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे? जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा मेरे बारे में क्या राय रखेंगे? ये लेगेसी है। और अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअलिटी की एक्सट्रीम है वो ये है कि व्हाट लेगेसी यू। अगर आपने लेगेसी देखनी हो क्या होती है, तो एक शख्स जो यतीम था और जिसकी मां भी फौत हो गई, फिर दादा ने पाला, वो भी फौत हो गया, कोई पैसे नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, पूरा कबीला खिलाफ था, और उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और है। आप जरा उनकी लेगेसी देखें क्या है। आप में से किसी ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप में से किसी ने डायरेक्ट बात सुनी है उनकी? कोई आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंप्रेशन ही दे के देखे उनके साथ गुस्ताखी करने का, आप कहेंगे मैं कत्ल हो जाऊंगा मगर इसको नहीं छोड़ूंगा। यह है लेगेसी, एक्सट्रीम लेगेसी। हम तो उनके कदमों की खाक के भी बराबर नहीं है, लेकिन हमारी भी तो कोई लेगेसी होनी चाहिए। कि हमारी कोई भी लेगेसी नहीं है। सारी दुनिया में कहती बड़ा पैड़ा आदमी है, बड़ी लेगेसी है भाई, कमाल किया आपने। अल्लाह ने आपको 50 साल 60 62 की उम्र दी, उसमें आपने ये कमाई की सारी। पीपल थिंक यू आर एरोगेंट, यू आर रूड, यू आर लालची हैं, जिद्दी हैं, ऐसी की या ये कि यार बंदा बड़ा अच्छा है यार, माफ कर देता है यार। उस वक्त या मुझसे गलती हुई थी, उसने मुझे गले लगा लिया था। स्टूडेंट कहे सर बड़े अच्छे हैं। तो ये एक सवाल हमें हर रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल मेरे आपसे है, और मैं ये सवाल सुन के हमेशा शर्मिंदा होता हूँ। हर रोज़ रात को मैं शर्मिंदा होकर सोता हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। मेरी कोई लेगेसी है कि नहीं है? मुझे जाते हुए लोग किस नाम से याद करेंगे? इस बंदे की बड़ी लेगेसी थी, इसका नाम सुकरात था। सबसे बड़ी लेगेसी तो अल्लाह के नबी की है, इसकी बड़ी लेगेसी थी। और जब ये मरने लगा था तो उसने एक फिक्रा कहा था। उसने ये कहा था कि सबको बता देना कि मैं वैसे नहीं मरा, मैं कुछ कह के मरा हूं। लेट देम नो दैट आई सेड समथिंग। ये कह के। और इसका एक शागिर्द था प्लेटो अफलातून, उसने कहा था कि इसके पीछे एक दरवाज़ा मौजूद है, और एथेंस के लॉ के मुताबिक अगर आप 12 बजे से पहले एथेंस की हदूद से बाहर निकल गए तो आपकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो उसने ये कहा था कि मेरे जैसे लोग जो है ना, अगर अपने नज़रिए पे जान नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये कि उनको नज़रिया पेश करने की ज़रूरत भी नहीं। और मेरे जैसे लोग जो हैं वो चोरी और चकारी के जुर्म में नहीं मरते होते, वो बग़ैर जुर्म के मरते होते हैं। और उनको अपने नज़रिए के लिए मरना ज़रूरी होता है, वरना उनका नज़रिया मर जाता है। उसने कहा इफ़ आई विल स्टे अलाइव, तो मेरा नज़रिया मर जाएगा। तो अब ये एक हमारे लिए मिसालें हैं, ठीक है। और एक शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। फॉर दिस प्रेजेंटेशन आई टुक रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल दीज थिंग। ये एक रेफरेंस है, अगर आप कहें तो मैं ईमेल भी कर दूंगा। कूफमैन्स का 5-6 सफ़े का आर्टिकल है। ये बहुत सारी चीज़ें बयान, आप में से जो टीचर को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये सेंट्रॉक्स इज़ अ वेरी गुड बुक। इट इज़ अवेलेबल विद काजी साहब, उनके डिपार्टमेंट में भी है, आप लेके फोटोस्टेट करा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको दे सकते हैं। ये टीचिंग स्किल्स के लिए बहुत ही मास्टर किताब है। इसके अलावा एक किताब और है जिसका नाम है ब्रूनिंग्स। तो इन किताबों से हमने, ये सारी किताबों से, ये हार्डन अगर आपने एक किताब लेनी है तो ये हार्डन लेने, बस हार्डन। तो ये जो हैं, ये तमाम किताबें मैंने कंसल्ट की थी इस टॉक को प्रेजेंट करने के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फाइन, अदरवाइज वी कैन जस्ट से गुड बाय टू ईच अदर। सेक्शन हॉल में जैसे अटेंडेंस लगा रहे होते हैं, तो मेरा एक रूल बना हुआ है शुरू से कि हमने बच्चों की अटेंडेंस पहले लेनी है। अब उसके लिए बेल होती है, बेल दे के लाइन्स बनवा के हमने स्टार्ट कर दिया अटेंडेंस। कुछ बच्चे ऐसे हैं ग्रुप्स में एक साइड पर खड़े हो गए, उन्होंने वहाँ जाके गपशप शुरू कर दी या वहाँ सेल फ़ोन पे लग गए। उनको एक दफ़ा कॉल किया, सेकंड टाइम कॉल किया, फिर कहा बेटा आज अटेंडेंस लगवा लो, उन्होंने निगलेक्ट किया।
अब मैंने कहा कि ठीक है, आई शुड पनिश देम वंस इन हर लाइफ, तो उसकी मैंने एब्सेंट लगा दी। अब नेक्स्ट टाइम वो बच्ची मेरे पास आ गई कि मैडम आपने मेरी एब्सेंट क्यों लगाई, मैं पूरी क्लास अटेंड करूँगी। मैंने इसको सिर्फ ये कहा कि बेटा जस्ट टू रिमाइंड यू कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करोगे। तो इज़ इट राइट? और ऑल्सो आपने ये पूछा है कि अगर किसी को कुछ सज़ा दी जाए तो और वो फिर आपके ख्याल में उस सज़ा पर पशेमान थी कि नहीं थी? उसको जस्ट ये नहीं, वो पशेमान थी, उसको रियलाइज हो गया था, रियलाइज हो गया तो पर्पस तो अचीव हो गया। तो हाजिरी किस लिए? सर फिर वो नेक्स्ट टाइम भी उसने वही किया, फिर कर दिया, एक्सक्यूज करके फिर किया, नेक्स्ट टाइम फिर यही किया। ठीक है, आपकी डिपार्टमेंटल पॉलिसी क्या है इस सिलसिले में? सर वो तो हमारी पर्सनल है। नहीं, तो आप एक डिपार्टमेंटल पॉलिसी बनाइए, वो पॉलिसी सबको डिस्प्ले कर दीजिए, हर एक के इल्म में होना चाहिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। इफ इट इज अ डिपार्टमेंटल पॉलिसी, जिसने चोरी की उसका हाथ काट देना है, पॉलिसी है ना, उसका हाथ काट देना है, बात खत्म। उसमें कोई उसके खिलाफ कोई नहीं है, आप उससे कोई नाराज नहीं है, आप उससे एंग्री नहीं है। बस ये देखो ना, इसको मैंने छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा, क्या है ये? फितरत का कानून है ना, तो इसमें मैं इसको बुरा तो नहीं समझ रहा, लेकिन ये गिर जाएगा। ठीक है, आपने एक लॉ बना दिया है, तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ अ लॉ। अच्छा, लॉ बनाने का तरीका ये होता है कि स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करें। मैं आपकी जगह पे हूं, तमाम स्टूडेंट्स को एक परफॉर्मा दूं, प्लीज लेट मी नो हाउ योर अटेंडेंस शुड बी पुट। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके अंडर आप स्टूडेंट्स बताओ तुम्हारी हाजिरी कैसे ली जाए, वो आपको एक बना के दे दें। आप अपनी मीटिंग में फैसला करें कि बात सही भी है कि नहीं है। अगर सही है तो मान लें। नाउ द ओनर ऑफ दिस पॉलिसी विल बी स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। कोई जरूरत ही नहीं करेगा कि हमारी हाजिरी, जो आपने कह दिया, आपने खुद ही तो कहा था इस तरह हाजिरी लगाए, तो फैसला आपने खुद क्यों करते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाते फैसला? राइट? एनी अदर कोई चीज क्यूरी हो मेरे समझने के लिए? ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बेटा दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, दिस इज एटलीस्ट 15th लेक्चर। डेमोन्स्ट्रेट, अच्छा उसमें यह है कि मैं आपसे जब अर्ज करूं ना तो आ जाया करें। वो होता यह है कि मैं ज़ाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ सख्ती वाला नोटिस करना, जब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं तो आप आ जाया करें। वो उस दिन कोई बात नहीं, जैसे ना खाना खाना चाहिए मगर किसी दिन नहीं खाना होता, उसकी कोई अरेंजमेंट कर दें, लेट मी नो, मैं एपी को कह दूंगा क्लास लेने आपकी, और अगर आप इजाजत दें तो हम आफ्टर आवर्स इसको कर लिया। अगर आपके नज़दीक इस काम की अहमियत है तो हम बच्चों की क्लास का नहीं मुतासिर करते। वी कैन स्टार्ट आफ्टर फजर नमाज और वी कैन स्टार्ट आफ्टर जोहर नमाज। अगर आप समझते हैं कि यह अहम बात है तो आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस दैट। आप मुझे कहें कि नहीं स्टूडेंट्स की हमने क्लास नहीं मिस करनी, तो वी कैन स्टार्ट एट जोहर टाइम एंड फिनिश टाइम। आप कहें नहीं हम जल्दी आ जाया करेंगे, तो आई वेक अप एट 5:30, फॉर मी इट इज परफेक्टली नो प्रॉब्लम। I can just start just after Fajr Namaz and we can just do it. So it's up to you. But do you want these talks to be continued? Yes. Fine. अच्छा, आपके इल्म के लिए ये भी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर को भी हम सॉफ्ट स्किल के लेक्चर्स हम देना, DME पूरा DME देता है, जिसमें उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं, जिनके अंदर एंगर मैनेजमेंट की आप में से किस किसने वर्कशॉप अटेंड की है? ओके अच्छा, ये तमाम चीज़ें मुझे लगा कि लाइव का तो अपना मज़ा होता है, लाइव राहत अली खान को सुनेंगे तो अपना मज़ा होगा, मगर आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ चैनल एज वेल। तो ये तमाम चीज़ें विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑलवेज रिकंसल्ट इट एज वेल। तो नेक्स्ट जो डेमोस्ट्रेटर्स की टॉक्स होंगी सारी, वो बुनियादी तौर पर वो हैं जो हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली आप जो पढ़ा रहे हैं या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो जब दिमाग में जा रहा है ना, दिमाग उसको कर क्या रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसको समझेंगे ना तो आपके लिए टीचिंग लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग जो मैंने शुरू में कही थी। मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर बैकबोन ऑफ द बेसिक साइड टीचिंग इज डेमोस्ट्रेटर्स। कंसल्टेंट्स दे कम एज अ सेकेंडरी। बेसिकली आप लोग हैं जो कि बैकबोन है, और इस कॉलेज की अगर बेसिक साइड की कोई तारीफ होगी तो वो डेमोस्ट्रेटर की तारीफ होगी, एंड अदरवाइज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।